जाएगी, 2-3 मिनट जुड़ जाएगी। ओके ओके ठीक है। हाँ, उन्हीं में बिक रही है। शुरू करें? आई थिंक सो। हाँ, ओके। तो राधिका, ये बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, और एसआईआर का जो औरतों पे असर हो रहा है, उसके बारे में हम ये चर्चा रखना इसलिए चाहे कि जो एसआईआर को जो प्रोसेस हुआ, आप सब में, मैं हिंदी इज बैड बट मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में जो कन्वे करे आपको समझ में आएगा कि जो ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है, तब से वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी आ, जो लोगों का वॉइस है उसको नहीं सुना है। सुना है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर्स गए हैं, उनको बोला गया है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन सुनेगा सुनेगा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया, वो 11 डॉक्यूमेंट्स में ये भी इंक्लूड करो, पहले वैसा बोले। आ, लेकिन हमको भी थोड़े समय के बाद ये समझ में आया कि ये पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको पूरा उल्टा करने का एक प्रयत्न हो रहा है। उसमें अब तक का जो प्रोसेस चला है, जो इलेक्शन कमीशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी रहा है कि हमको, वोटर्स को वो रजिस्टर करे। लेकिन ये एसआईआर के दौरान जो प्रक्रिया शुरू हुआ है, उसमें पूरे जिम्मेवारी लोगों पर, हमारे पर, वोटर पे पूरा वो जिम्मेवारी आ गया है। और जो ये जिम्मेवारी निभाने के लिए हम, हमारे पास कितने रिसोर्सेस है, कितने हम ऑफिस में कितने से जा सकते हैं, कितना सारा डॉक्यूमेंट्स ये 2 महीनों में, 2-3 महीनों में कितने बार ये शिफ्ट होता रहा है। ग्राउंड पे जो है, आपको ज़्यादा हमारे से पता होगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, उसका उसका असर लोगों के ऊपर, खासकर जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित समुदाय के लोग हैं, उन पे, उनके ऊपर जो हो रहा है उसके बारे में हम पता करने के लिए ये चर्चा रखे हैं। हमारा ये मकसद है कि जो इफेक्ट हुए हैं, जो जिन पर, जो जिससे जो जो लोग जो इस इशू पे काम कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको फाइट करने के काम कर रहे हैं, उस उससे हम दूसरे जगह के लोग जो हैं, दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं, वो सीखे कि क्योंकि ये एसआईआर बिहार में शुरू हुआ है, लेकिन पूरे देश में अलग अलग पूरे देश में अब लागू होने वाला है। तो राधिका बताएगी कि कैसे कैसे औरतों का ये वोटर लिस्ट से किस तरह से निकाला गया है। और बाद में हम आपको अपनी एक्सपीरियंस, अपनी अनुभव हमारे से शेयर करने के लिए हम इनवाइट करेंगे। राधिका। थैंक यू सुनीता। मैं भी पहले से ही कहना चाहती हूँ कि हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, कोशिश करूंगी। ठीक है। तो पहले ये बताना चाहूंगी कि ये जो एसआईआर शुरू हुआ, वो 40 दिन में करोड़ों लोगों को एसआईआर में, इलेक्शन वोट लिस्ट एसआईआर बोले हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन करके 40 दिन, जून की 25 तारीख से अगस्त के 1 तारीख तक ये किया गया। इतने जल्दबाजी में करने के कारण ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं इसमें।
कई लोग छूट गए हैं, जीवित थे उनको मरे बताए गए हैं, जहां एड्रेसेस बदल गए हैं, नए लोग नहीं है, पुराने लोगों को निकाला गया है। और इस सब प्रक्रिया में क्या हुआ है, जब उनका ड्राफ्ट रोल निकला था अगस्त में, तब 68 लाख लोग एसआईआर से उनका नाम निकाला गया था। और अभी जब फाइनल हुआ है सितंबर में, जब उन्होंने अनाउंस किया 30 सितंबर में फुल फाइनल रोल किया है, तब 47 लाख लोगों को निकाला गया है। तो नए जुड़ने के बावजूद ये इतना हुआ है। जब शुरुआत हुई थी बिहार के इलेक्टोरल रोल में 7.89 लगभग 8 करोड़ लोग थे, और अब लगभग 7.5 करोड़ लोग हो गए हैं। तो बहुत लोगों को लिस्ट से निकाला गया है। अभी नए रोल में अगर नए 18 साल के ऊपर वाले जुड़ने वाले थे तो नंबर बढ़ना चाहिए था, लगभग 8 करोड़ से बहुत ज्यादा होना चाहिए था, पर अभी वो नंबर घट चुका है। ये एक जनरल बात हुई। उसमें से प्रॉब्लम और एक महिलाओं के लिए ये है कि ये बिहार में ये पता चलता है हमें कि महिला ज्यादा नंबर में निकले, प्रतिशत में भी ज्यादा है, नंबर में बहुत ज्यादा है। अभी मैं इस बात से शुरुआत करूंगी कि देश में ना, जब हम हर 100,000 मर्द की तुलना में कितने औरतें वोटर लिस्ट में हैं अगर देखने जाए, सो 946, सो 946 औरतें हैं देश के लिए हर 1,000 मर्दों के लिए। बिहार के लिए 224 का आंकड़ा है, ठीक है। बिहार के लिए ये 224 का आंकड़ा था, 907। तो पहले से ही बिहार की औरतें देश के एवरेज से कम है, 907, इसको जेंडर रेशो कहते हैं। और ये नंबर 219 में 890 था, तो थोड़ा बढ़ रहा है। पर अभी ये एसआईआर के बाद क्या हुआ है, ये आंकड़ा घट के 892 हो चुका है। सुनिए, 907 जो था 2024 के इलेक्शन के लिए जो लिस्ट बनी थी, उसमें हर 1,000 मर्दों के लिए 907 औरतें थी। अभी ये जब फाइनल लिस्ट बनाया है इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के बाद, तब 892 औरतें हैं। तो औरतों का नंबर घट चुका है। और ये नंबर जो है, जो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट लगी थी उसमें उनका नंबर 893 था मर्दों, 1,000 मर्दों के लिए औरतें 893 थी, और अभी फाइनल लिस्ट में 892 है। तो जब अवसर दिया था कि भाई लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट और नए लिस्ट के बीच एक समय दिया था कि आपका नाम अगर निकाला गया है तो आप री इंक्लूड कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देखे नाम बड़ा लगा सकते हैं, फिर से बीएलओ से बात कर सकते हैं, आधार भी दिया था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको टोका, इलेक्शन कमीशन ने आधार भी लिया। इसके बावजूद हमें ये पता चलता है कि जो महिलाएं निकाली गई थी वो तो ज्यादातर जुड़ ही नहीं पाई है, क्योंकि जेंडर रेशियो उनका कम हो चुका है। तो महिलाएं बड़े नंबर से निकली है। अभी हमें पता चलता है, ये हम बता रहे हैं कि, और ऐसी जगह में क्या हुआ था 2024 के इलेक्शन में, ये बहुत बातचीत हो रही थी कि महिलाओं ने ज्यादा नंबरों में वोटिंग दिया है। महिला वैसे वोटर लिस्ट में कम है मर्द से, पर जब वोटिंग किया ना, तब बिहार में मर्द के तुलना में ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग किया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई थी। पर अभी हम जब एसआईआर देखते हैं, एसआईआर के लिस्ट के बाद जिसका नाम लिया है, तब ऐसे पता चलता है कि जिन इलाकों में ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी, ऐसे लगता है इस तुलना वही इलाकों में महिलाओं का ज्यादा निकाल दिया गया है।
बहुत सारे ऐसे, एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि गोपालगंज में 2024 में 1,218 औरतें थी हर 1,000 मर्दों के लिए, बराबर है। और वोटिंग, और दो उस लिस्ट में 967 67। 67, राइट, 967 महिलाएं थी। पर अभी क्या हुआ है, गोपालगंज में अभी एसआईआर लिस्ट के तहत 886 औरतें हैं। तो औरतें घट के 8.38% कम हुई है। इसका मतलब क्या है, हर 1,000, जब हर 100 औरत है तो अभी वो 100 से कम होके 92 हो चुकी है। तो औरतों के नंबर ये एसआईआर करने के कारण बहुत कम हो चुके हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है। ये योगेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया कि औरत वोटर्स का 17 लाख कम नंबर नहीं है, ये 17 लाख औरतें ये नए वोटर लिस्ट में, एसआईआर में जब 30 सितंबर के लिस्ट में कम हो चुकी है। और इसमें से 18 से 29 साल की औरतों का नंबर ज्यादा है। और ये ऐसे क्यों है, हमें ये लगा था कि भाई प्रवासी मजदूर तो मर्द होते हैं, करेक्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था कि भाई हम ये लिस्ट की जांच करके जो प्रवासी मजदूर है, अभी बिहार में नहीं रहते, कायम स्वरूप बिहार छोड़ के चले गए हैं, अभी कहीं और रहते हैं, उनके नाम कम करना चाहते हैं, गैर कानूनी तरह से जो है उनके नाम कम करना चाहते हैं। पर हुआ क्या है कि औरतों के नाम ज्यादा निकाले गए हैं। औरतें तो ज्यादा प्रवासी मजदूर नहीं है, और प्रवासी मजदूर स्टेट छोड़ के जाते हैं, राज्य छोड़ के जाते हैं। पर जो महिलाएं हैं उनका कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, महिलाएं अपने मैके से ससुराल जाती है। तब ये जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है, वो तो अपने राज्य के बाहर नहीं जाती, वो कहाँ जाती है, वो इलाके में अपने बाजू वाले गांव में जाएगी, या बिहार में ही तो रहती है। फिर उनके नाम क्यों निकाले गए, तो ये उनका नाम निकाला गया है। तो ये में जो जांच हुई है, हिंदू ने जांच की थी, उन्होंने गोपालगंज में ही जांच की, तो उनको पता चला कि जो कायम स्वरूपी महिलाएं, बताया ना इलेक्शन कमीशन ने कि ये कायम स्वरूपी महिलाएं बिहार से निकल चुकी है, उनमें से ज्यादातर महिलाएं अपने नजदीक के गांव में थी या नजदीक के बूथ में थी। तो ये कहा बिहार छोड़ के नहीं गई थी, ये तो बिहार में ही है, सिर्फ अपने मैके से ससुराल गई होंगी, ये यहां से वहां गई है, फिर भी उनके नाम निकाले गए हैं। तो ये क्या बताता है कि जो हमारे रिवाज है, हमारे रिवाज क्या है ना, अभी जब शादी होने के बाद मैके से ससुराल जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि हमारे रिवाज के कारण महिलाओं का अपना नागरिकत्व है, का हक है, वोटिंग करने का हक है, वो उसी के कारण निकाला गया। और ये जब हमने लोगों ने पूछा है इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये जो महिला है सिर्फ शादी करके एक जगह से दूसरी जगह गई है, आपने वो देखा क्यों नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है ना देखने की कि भाई आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, आपको जांच करनी चाहिए कि ये महिला यहाँ से दूसरी जगह में है कि नहीं। तो इलेक्शन कमीशन में मुंह फाड़ क्या बोल दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को उनको फिर से फॉर्म भर के इंक्लूड ले आना चाहिए। तो जो सुनीता कह रही थी कि ये देश का एक कायदा है कि कोई भी नागरिक इलेक्शन कमीशन नहीं निकाल सकता बिना जांच हुए, उनकी जिम्मेदारी है
कि वो हर नागरिक को इस वोटर लिस्ट में रखे रहे, पर ये इलेक्शन कमीशन ने पूरा उल्टा कर दिया। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि अभी नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने को वोटर लिस्ट में कैसे लाए, और इस कारण से बहुत महिलाएं, उनका तो वोटिंग राइट तो चला ही जाएगा, पर जो नागरिक होने के कारण उनके दूसरे हक है, उनके सब्सिडी है, सब्सिडीज मिलते हैं, कुछ और चीजें जो मिलती है, वो सब उनसे छूट जाएगी। और ये महिलाओं में ज्यादा हो रहा है, और इसलिए हम लोगों ने ये वेबिनार किया कि भाई हम बातचीत करें। ये तो हमको डेटा बताता है, पर ग्राउंड स्तर पे क्या अनुभव है महिलाओं को, उनको क्या कष्ट हुए हैं, कितने महिलाओं को जानते हैं कि अपने बाजू वाले, अपने नेबर्स, अपने गांव वाले, अपने रिश्तेदार, कितने लोगों के नाम निकाले गए हैं, कितनों ने कोशिश की है, कितने जुड़ पाए हैं फिर से। तो ये कितना अन्याय हो रहा है, इसके बारे में किस तरह से महिलाओं को ये निभा रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, और अभी आप ही से सुनेंगे। थैंक यू। अच्छा, हम शुरू करेंगे। कामयानी, आपसे शुरू करेंगे हम। आप जाना चाहते हैं ना? आ, कामायनी भारत जोड़ो अभियान से जुड़े हैं, एक्टिविस्ट है। और इस जो पहले इसके बाद एसआईआर के बारे में सर्वे करे हैं, स्टडी करे हैं, उसको उसके बारे में काम करना और बात करना शुरू किए हैं। तो आपका, आपके कैंपेन में जो आप कब से तब से कैंपेन कर रहे हैं, आपके कैंपेन से क्या इश्यूज निकल के आए हैं, आप हमें बताइए। थैंक यू। सॉरी, 1 मिनट, मुझे चार्जिंग पे देना होगा फोन और फिर बोलना होगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? यस। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि कैसे आया एसआईआर। जब आप लोग को याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तो ऐसा हुआ था कि हम रात में सोए और सुबह पता चला कि अब ये नोट नहीं चलेगा और घर जाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक उसी तर्ज पे एसआईआर आया। 24 जून के दिन में या शाम में ये घोषणा आई 21 पन्नों की इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और 25 की सुबह से लग गए सब। ना कोई ट्रेनिंग्स हुई, ना कोई चर्चाएं हुई, बस शुरू हो गया। तो एक पहली चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये नोटबंदी की तरह वोटबंदी आई, और पहला पार्ट मुझे लगता है ये था। तो एक हमें अंदाज पड़ा कि ये तो कुछ अचानक से उस टिपिकल लहजे में हो रहा है जो अभी तक सरकार का लहजा रहा, केंद्र सरकार का लहजा रहा। मगर ये इलेक्शन कमीशन था, तो इलेक्शन कमीशन जैसा कि हम सब जानते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो सरकार से इंडिपेंडेंट है। वो लगभग ऐसा है जैसे दो टीम जब क्रिकेट खेल रही होती है तो एक अंपायर होता है। तो इलेक्शन कमीशन वो एम्पायर था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसने किसी टीम की सदस्यता ले ली है, और अचानक वो चाहता है कि इस नाम पर कि वोटर लिस्ट ठीक की जाए। एक अजीब तरह का कहर सभी वोटर्स पे बिहार के डाल रहा है। जैसा कि मुझसे पहले मतलब भूमिका देते समय साथी वक्ता ने कहा, 8.2 करोड़ कुल वोटर हैं बिहार में, और होने चाहिए उम्र के हिसाब से कि भाई ये लोग 18 साल से ऊपर हो गए हैं और इनका अभी तक देहांत नहीं हुआ, तो ये वोटर लिस्ट पे होने चाहिए। ये एडल्ट जनसंख्या है हमारे बिहार की। मगर वोटर थे वोटिंग लिस्ट पे 7.2 करोड़, यानी
एक गैप था। तो आपको उम्मीद ये थी कि अगर वोटर लिस्ट ठीक करनी है तो जो गलत नाम है वो हटा दिए जाएंगे और जो लोग छूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दिया जाएगा। पर जब फाइनल लिस्ट आई है अक्टूबर 1 को, तो हमारे पास 80 लाख वोटर गायब हैं। गायब का मतलब क्या है कि ये 80 लाख वोटर वो वोटर हैं जो वयस्क जनसंख्या के हिसाब से वोटर होने चाहिए, पर हमारी अंतिम लिस्ट पर वो नहीं जुड़े हुए हैं। अभी भी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी बाकी है, तो कुछ और जुड़ेंगे, पर लगभग 70-80 लाख लोग गायब हैं। अब वो कौन लोग हैं? तो वो लोगों में संख्या औरतों की ज्यादा होगी, ये हम सब समझ रहे हैं, क्योंकि किसके कागजों के लिए दौड़ भाग नहीं होगी, किसका वोट नहीं डल पाएगा, ये बहुत स्पष्ट है। अभी चुनाव प्रचार का भी टाइम चल रहा है बिहार में। तो मैं कल एक साथी के ही घर पे थी, पर बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनकी बहू बीए पार्ट 2 में पढ़ रही है, तो 20-21 साल की हैं। और मैंने ऐसे पूछा कि अच्छा, आपका वोट बन गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मेरे पति बोले हैं कि नहीं डालना, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। तो मैं हैरत में हूं कि आप सोचिए कि साधारण तौर पर ही महिलाओं को वोट डालने के लिए घर में दिलचस्पी नहीं होती, जैसे पुरुषों के लिए होती है, बेटों के लिए होती है, उस तरह से वैसे ही औरतों के लिए नहीं होती है। और जो हमसे पहले भी आप लोग कहे वो सच है कि हम हमारे मायके में तो है नहीं, हम हमारे ससुराल में हैं। तो ससुराल में वो दिलचस्पी कम है। अब उस पर से आप यूं कहें कि भाई जाइए और अपने माता के घर से पेपर्स लेकर आइए, तो वो संभावना कम है। पर ये सब अटकलें थी। और मेरे ख्याल से जयमंती और बाकी साथी और बोलेंगे, इसलिए मैं उसमें बहुत नहीं जाऊंगी। पर ऐसी कई महिलाएं मिली जिन्होंने ये कहा कि हमें ये कागज लाने पड़ेंगे, तो हम तो रहेंगे ही नहीं वोटर लिस्ट पर। और ये डर जो था हमारा, जो हमें फील्ड एक्सपीरियंस से मिल रहा था, आपको याद है कि मैंने कहा 24 जून को आदेश आया, 25 जून से एसआईआर चालू हो गया। और एसआईआर चालू होने के मुझे लगता है 7 दिन के अंदर 5 जुलाई को हम लोग पहला रैपिड सर्वे किए अपने इलाकों में, अपने भारत जोड़ो अभियान के इलाकों में, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मगर 12 जिलों में ये रैपिड सर्वे हुआ। उन 12 जिलों में ये निकल कर आ रहा था कि ये कागज 45 से 50% लोगों के पास है ही नहीं। मगर चलिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। उसने कहा कि चलिए आप आधार इस्तेमाल कर लीजिए। हालांकि क्योंकि ये राष्ट्रीय बैठक है, तो मैं सबसे ये जरूर कहूंगी कि भाई आप पता कर लें कि आपके लिए आधार का रिलीफ है कि नहीं है। हमें मिला है ये रिलीफ, क्योंकि हमारे यहाँ तो अचानक कर दिया गया, 3 महीने पहले चुनाव से कर दिया गया, और 22 साल बाद बिना किसी प्रक्रिया को लागू किए, बिना ये समझाए कि क्यों करना है, कर दिया गया। तो उसमें एक रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। हमें नहीं मालूम कि ऐसा रिलीफ आगे कहीं मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। मगर ये शक जो हमारा हो रहा था कि भाई औरतें छूटेंगी, बड़ी संख्या में छूटेंगी और औरतों को ज्यादा दिक्कत होगी, ये पक्का हो गया। जैसा कि हमारे पिछले साथी ने कहा था, योगेंद्र यादव जी ने पूरा डाटा निकाला राहुल जी के साथ, और उस डाटा में उन्होंने दिखाया कि जहां एसआईआर शुरू हुआ था, तो हम 7 लाख औरतें कम थी अपने जनसंख्या के अनुपात से, है ना। कि अगर 1000 औरतें हैं तो उसमें 900 औरतें होनी चाहिए थी। अब हमने जब देखा उस अपने वोटर लिस्ट को, तो हमें पता चला ऐसे देखेंगे तो 7 लाख औरतें नहीं है। एसआईआर जब खत्म हुआ, अगर वो सचमुच उसका इंटेंट ठीक होता, उसकी मंशा सही होती, तो ये गैप कम होना चाहिए था। अब 7 लाख औरतें गायब होने की जगह 4 लाख औरतें गायब होनी चाहिए थी, 5 लाख औरतें गायब होनी चाहिए, या 7 की 7 लाख गायब रहती। पर ना जी ना, आप जानते हैं अब डाटा क्या कह रहा है? अब डाटा कह रहा है कि 16 लाख औरतें गायब है। तो ये तो उल्टी दिशा में काम हुआ। तो कुल मिला के अगर हम इसको पूरे को समझें, औरतों के लिए विशेष दिक्कत है। आपने आधार जोड़ दिया, उसके बाद 16 लाख गायब हुई, तो सोचिए अगर एक्टिविस्टों ने, संगठनों ने, संस्थानों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, मेहनतकश मजदूरों ने अगर अपनी आवाज नहीं उठाई होती और उन्हें समर्थन नहीं मिलता, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता थे, तो कितने बुरे हालात हो सकते थे। ये तो इस सारे समर्थन के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कह दिया अपनी सुनवाई में कि आप
क्या 15 ऐसे लोग ला दीजिए जो मृत दिखाए गए पर जिंदा हैं, तब बात करेंगे। तो आ गए 7 लोग तो जा करके राहुल गांधी के संग चाय पी लिया, और 3 ने जाके डेपोजिशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जरा सा देख लें, इलेक्शन कमीशन कृपया जोड़ लें आधार को। ये हमें रिलीफ दिया गया। 21 जुलाई को जनसुनवाई हुई थी पटना में, जिसमें 18 जिलों से डिपोजिशन देने लोग आए थे कि उन्हें क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। 40 से ऊपर लोग डिपोज कर पाए उस दिन, और अगर समय होता तो शायद 10 और लोग डिपोज कर पाते, मगर 40 लोग तो डिपोज किए। उसके अंत में जो पैनल था 6 लोगों का था, जिसमें आज नन्ही सुंदर जी को भी कोशिश कर रहे थे, अंजना प्रकाश जी महिलाओं में थी, और 4 साथी थे। मगर उन लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट निकाली तो उसमें स्पष्ट कहा कि इस एसआईआर को खारिज करना चाहिए, दिस एसआईआर शुड बी कैंसिल्ड। कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में फिर गए एक बार और, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब बातें मौखिक करते हैं, एक भी एफिडेविट आ जाए तब बात करें। तो 16 एफिडेविट चले गए ऐसे लोगों के, जिन्होंने कहा कि हमें एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया, हम उन 65 लाख लोगों में से हैं और हमें हटा दिया गया, हमें फिर से जोड़ने के लिए आवेदन देने के लिए कहा गया जो हमने दिए, पर हम आज भी नहीं जुड़े हैं, हम फाइनल लिस्ट आ गई और हम उसमें नहीं जुड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में जोड़े जाएंगे, पर उन लोगों को नहीं जोड़ा गया, मगर जोड़ा जा रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है, सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएगा। पर बड़ा पॉइंट यह है कि हर बार क्या कहा जा रहा था हमसे कोर्ट द्वारा, ये कर दीजिए तो कर लेंगे, वो कर दीजिए तो कर देंगे, और करना आपने क्या, आपको क्या था, आपने मात्र आधार का रिलीफ दिया। हम एसआईआर कैंसिलेशन की बात कर रहे थे, स्टे ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी परिप्रेक्ष्य में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीनी अनुभवों में ये 12 जिलों का सर्वे हो चाहे 18 जिलों के डेपोजिशन हमने सुने हो, कहानियां सिमिलर और सेम थी। मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं करूंगी, दोहरी मार जो औरतें खा रही हैं, जिन पर जाति की भी मार है, या चौतरफा मार कहिए आप, जाति की मार भी है, वर्ग की मार है, वे मेहनतकश परिवारों से आती हैं, गरीब घरों से आती हैं, इसके साथ उन पर एक जाति की मार है, अपने लिंग की तो मार है ही, और वर्ग की मार है, जिस पर इस तरह की चौतरफा मार पड़ रही है, उसका अनुभव अक्रॉस सेम है। पर इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषों के लिए हालात बेहतर थे। वंचित समुदाय के पुरुषों के हालात भी बहुत मुश्किल थे। थर्ड जेंडर का क्या हो रहा था या अन्य जेंडर्स का क्या हो रहा था, उस पर तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो डाटा भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। बस मुझे लगता है, मुझे मोटा मोटी यही कहना है। अगर कोई इंटरजेक्शन या सवाल का मौका आएगा तब और बात रखना चाहेंगे। धन्यवाद ये सत्र आयोजित करने के लिए। Thank you, Kamayani, for giving us for a broad picture देने के लिए कि एसआईआर के साथ क्या हो रहा है। ये आप जो कह रहे हैं कि ये सडनली जो हुआ और सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से रिलीफ मिला, ये अलग क्षेत्रों में और अलग स्टेट्स में जो होने वाला है, वहाँ की संगठनों के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन है। तो हम अब अख्तरी जी से सुनेंगे। अख्तरी जी और उनके साथी आजाद संगठन से काम करते हैं, और उनको कहीं जाना है, इसलिए सिस्टर डोरती से पहले हम उनको बुला रहे हैं। अख्तरी जी सी, आपका जो जमीन के अनुभव है, आपके जो साथी हैं वो कैसे अपने नाम को जुड़वाए, नहीं जुड़ पाए, उनके बारे में आप बात कीजिए। सभी दोस्तों को आदाब। आ, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक कि ये बातचीत मतलब रिलेवेंट भी है, और एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में काफी देर हो गई है, पर सवाल है कि हम बात करके स्थितियों को समझें तो सही।
और आपने जैसे कि कहा कि जो बिहार में हुआ वो अन्य राज्यों के लिए एक सजग रहने वाली बात है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो बिहार की स्थितियों, बिहार में जो प्रैक्टिस की गई इस तरह के हालात बनने से पहले अभी से सतर्क हो जाएं और अपने आप को तैयार रखें इस तरह की परिस्थितियों से, मतलब डटकर मुकाबला करने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह चर्चा बहुत ही मतलब रिलेवेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, एसआईआर का प्रोसेस हुआ, तो एक तरह से इसके बारे में काफी अनुभव वाली बात, बिल्कुल जमीनी अनुभव और संगठनात्मक अनुभव, और आई थिंक कि जो कोलेशन होके काम करने का अनुभव अभी कामायनी जी ने रखा, ये बहुत ही मतलब बहुत टू द पॉइंट उन्होंने रखा है बात को। और मुझे लगता है कि इसमें मैं अपनी बात अगर जोड़ूं तो ग्रास रूट पे हमारे साथी भी अपनी बात रखेंगे, एकदम से गांव में और पंचायत में क्या स्थिति रही है उसको लेके रीमा जी बात करेंगी। तो मैं अभी यहाँ सिर्फ इतना बात कहना चाहूंगी कि ये जो परिस्थितियां हैं, जो एसआईआर जैसा प्रोसेस अचानक से सरकार लेके आती है और एक तरह से पूरा उथल पुथल की स्थिति लोगों के बीच में पैदा हो जाती है, और ये स्थिति हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में इंडिकेट करता है। तो हमें लगता है कि ये हम लोगों के लिए, जो नागरिक समाज है के लोग हैं, जो हम लोगों के लिए काम करते हैं, जो समुदाय के अंदर जाकर काम करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत चिंता की बात है और बहुत सोचने वाली पॉइंट है कि हम शायद बिहार के जो जनता है इस तरह से कभी मतलब एज्यूम भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ अचानक से होगा और ऐसी कोई परिस्थिति आएगी। तो एक होता है कि तैयारी करना, कि अगर कोई हालात पैदा होने वाली है तो हम पहले से अगर जानते होते हैं तो हम खुद को तैयार कर पाते हैं। तो शायद बिहार के लोगों के लिए ये मौके नहीं थे, अचानक से स्थितियां इस तरह से लाई गई, इस तरह से अमेंडमेंट लाया गया और सीधे मतलब काम शुरू हो गया, जैसा कि कहानी जी बताए और हम लोगों ने भी देखा कि मतलब एक तरह से कहा जाए कि राताराती चीजें एक मतलब प्रोसेस एक आदेश के रूप में आता है और अगले दिन से पूरा आदेश पर मतलब कार्रवाई होना शुरू हो जाता है, घर घर लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो और इस अफरा तफरी में जरूर हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हुआ जो जिनकी आवाज कमजोर है, जो सामाजिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, जो जिनका लीडरशिप ज्यादा नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं है अगले किसी भी लेवल पे, तो वैसे समुदाय, जो दलित समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी का संख्या बिहार में कम है लेकिन फिर भी वो भी एक समुदाय है। तो ये जो जिनकी आवाज कमजोर है, जो संगठन रोजमर्रा के जिंदगी में कमाने खाने में लगे रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा संगठित भी नहीं हो पाते हैं और संगठित आवाज भी उठाने के लिए उनको बहुत नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से जोड़ तोड़ के कुछ अगर सामूहिक आवाज उठानी है या सामूहिक पहल करनी है तो इस तरह से बहुत मुश्किल से चीजें आगे बढ़ती होती है। तो ये और यहाँ पे जो आप लोगों ने जो कहा और विश्लेषण किया है, बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है कि इसमें सबसे ज्यादा एक समुदाय की बात करें तो जो मैंने कहा दलित मुस्लिम आदिवासी, ये समुदाय प्रभावित तो हुआ ही है, इसमें पुरुष भी प्रभावित हुए और महिलाएं, लेकिन महिलाओं की संख्या ज्यादा जरूर होगा क्योंकि हमने कोई सर्वे और स्टडी का प्रक्रिया नहीं किया। लेकिन बिहार में जैसे कामायनी जी और भी संगठन मिलके इन कामों को किया है, जिससे कि थोड़ी बहुत उसकी शेयरिंग हुई और हमें भी जानकारी मिली। तो जिसमें महिलाओं का
सबसे नजरअंदाज कौन की जाती है? महिलाएं की जाती हैं सबसे ज्यादा। अगर कोई बुजुर्ग महिला और उसका कोई कागज अपडेट नहीं है, पेपर अपडेट नहीं है, तो उनके पेपर के लिए कौन दौड़ेगा? तो वो वैसे लोग ज्यादा वंचित रह गए हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान औरतें तो जो है कहीं भी कभी ये जो धार्मिक स्थितियां हैं, रूढ़िवादी परिस्थितियां हैं, जो पर्दा प्रथा है, जो बंदिशें हैं, इसकी वजह से वो अपने चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये औरतें इस प्रोसेस से बच गई हैं और ज्यादा लोग जो है प्रभावित हुई हैं। और वोट का अधिकार जो होता है वो एक नागरिक अधिकार है और इस नागरिक अधिकार से वंचित हो गई हैं। और सवाल एक मेरे मन में सवाल है कि ये एक नागरिक अधिकार का बात है। जिन लोगों का वोट कट गया, वोटर लिस्ट में नाम कट गया, उन लोगों का अधिकारों का हनन किया गया। तो ये छोटी बात नहीं है। नागरिकता उनके खत्म करने की दिशा में साजिश की गई, लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में साजिश की गई। तो मुझे ऐसा लगता है। और ये हमारे बिहार, हम लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो संस्था संगठन नेटवर्क के तहत काम करते हैं, तो हमारे लिए भी ये एक चैलेंज, चुनौती है कि हम कैसे ये जो बच गए हैं। अभी विधानसभा का चुनाव तो का सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अब आने वाले दिनों के लिए जो मौके होंगे, अन्य मतदान प्रक्रिया की, जो पंचायती राज चुनाव की होगी या फिर अगले लोकसभा की होगी, तो उस दौरान हम कैसे जो जिनका नाम काट दिया गया है उन लोगों को कैसे शामिल किया जाए, ये हम लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती है और हमें इसके लिए रणनीति बना के आगे के लिए काम भी करना होगा। आपने इस तरह का चर्चा आयोजन किया और हमें भी मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अख्तर, ये आपकी औरतें वहां साथिया है, वो बात कर सकती है अभी? रीमा जी, आप बात करें। जी मैम, जी बिल्कुल, बैठ के दही खा रहा है। तो हाँ, सभी बात जारी कर दीजिए। हाँ हाँ, सभी साथी को रीमा जी नमस्ते। है, रीमा जी, रीमा कुमारी इनका नाम है और ये जो है क्षेत्र के मोबिलाइजर हैं, संगठन करता हैं। और क्षेत्र मतलब इनके अंडर में वैशाली जिला के 2 ब्लॉक के लगभग 20 पंचायतों में काफी मोबिलाइजेशन का काम, संगठन का काम काफी मजबूती से करती हैं। तो अपनी बात रखेंगे रीमा जी। जी जी जी। जब वोट वाली जो बात आई थी कि हाँ नाम कट जाएंगे, तो हमने जमीनी स्तर पे देखा कि खास करके जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके मतलब बहुत उथल पुथल मची थी। जब उन्हें कहा जा रहा है कि आप किसी स्कूल में पढ़ाई की हैं क्या, उसका सर्टिफिकेट हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, या आपका पास जन्म प्रमाण पत्र है क्या, या 1989 के तहत उस तब के बैंक अकाउंट है क्या, या कोई LIC का पेपर है क्या, ये चीजें लोग नहीं समझ पा रहे थे। और काफी हमने इस चीज को देखा है और जूझा भी उनके साथ साथ। महिलाएं बहुत परेशान हैं, ज्यादातर महिला जो दलित महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, जिनको इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि मेरा जन्म कब हुआ था। मतलब वो स्वयं की बात करे तो करे, वो अपने बेटा, जो बेटे हैं उनके, जिसकी उम्र है अब 40 साल 50 साल अगर हम अंदाज कर सकते हैं, तो इस तरह की उम्र है, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब उनकी बेटियां की शादी हो गई है, उनके ससुराल वाला ऑपरेशन बना रहे हैं कि तुम्हारा मायके में कोई डॉक्यूमेंट है तो दो, मंगवाओ। तो ये सारी चीजें इतनी मतलब चुनौती लाई समुदाय में, घर में, परिवार में, समाज में, कि हम अभी इस चीज को जब चर्चा के दौरान जब बातें सब सुन रहे हैं तो मुझे बहुत फील हो रहा था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहा गया कि पंचायत के सरपंच के द्वारा आप वंशावली बनवा लीजिए, वंशावली बना लीजिए, आपका नाम नहीं कटेगा। तो लोग सुबह शाम सारा काम छोड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं सरपंच के यहाँ। सरपंच बता रहा है कि मेरे पास लेटर पैड नहीं है, आज मेरे पास इंक पैड नहीं है, आपको 20 रुपया देना पड़ेगा लेटर पैड को लेके, या मेरे पास समय नहीं है, हम सुबह से लिख रहे हैं, हम सुबह से रात के 7 बजे तक
इस तरह की चुनौतियां को काफी लोगों ने फेस किया। और बाद में हम लोगों ने ये देखा कि लोगों का दिमाग में ये डाला गया कि अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो आपका राशन कार्ड या जो भी बैंक अकाउंट या वृद्धा पेंशन मिलते हैं, विधवा पेंशन मिलते हैं, वो सारा आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर और उथल पुथल मची थी। तो हम लोगों ने जो लिस्ट बताया गया था कि 1989 ऐसा ही कुछ था कि उसके पहले से अगर आप वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप अपने फॉर्म के साथ उसको अटैच करके और फिर आपको बीएलओ को जमा करना है। तो हम लोगों ने देखा कि जो बुजुर्ग हैं और हम लोगों ने आइडिया लगाया कि चाची दादी आपकी शादी कब हुई थी, आपका कितना साल पहले आप उस पंचायत से इस पंचायत या उस ब्लॉक से इस ब्लॉक में या फिर मायके से आपकी ससुराल आई थी। तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाला कि हाँ इनका वोटर आप कितने साल से वोटर दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो उनके आइडिया के अनुसार जो लिस्ट थी वो उस तरह का लिस्ट हम लोगों ने निकाला और निकालने के बाद उनके फॉर्म के साथ अटैच करके और उसको हम लोगों ने बीएलओ के पास बोला कि आप अपना साइन करके फोटो चिपका के जो उसकी प्रक्रिया थी फॉर्म भरने का उसको आप जाके जमा कीजिए। तो जहाँ तक मैं इस चीज को ऐसा मानती हूँ कि इस तरह से अचानक चीजें लाना और उथल-पुथल समुदाय में मतलब मचा देना हर घर में, हर परिवार में, तो ये बहुत ही हमारे लिए चिंतनीय बात है। और इसको हम बहुत ही गहीनता से जब सोचते हैं और अभी मैं बता सकती हूँ कि हमारे ही परिवार के जो लोग हैं आज बता रही थी, मेरे साथ शेयर कर रही थी कि हम लोग 7 लोग हैं लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही लोगों का अभी हम लोगों का नाम दिया गया है वोटर लिस्ट में, जो पर्ची दिया जाता है वोटिंग को लेके। तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो उन्हें सजेशन किया गया कि आप जाके बीएलओ से मिलिए। जहाँ 7 वोट, अब ये कहना मुश्किल है कि उनको पर्ची दिया नहीं गया या फिर उनके परिवार का लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। ये जब तक हम लोग उसको नहीं देखेंगे, नहीं ये करें जानकारी प्राप्त करेंगे कि या नाम कटा गया या फिर पर्ची उनको दिया नहीं गया, तो ये हमारे लिए बहुत टफ है। और इसी तरह से समुदाय में काफी लोग बता रहे हैं कि हम लोग 3 लोग थे जिसमें 2 लोगों का पर्ची आया यानी कि वोटर में नाम है, शायद हम लोगों का कट गया। जब उन लोग समुदाय के लोग जब सवाल कर रहे हैं कि मेरा कहाँ है, पर्ची कहाँ है, हम कैसे वोट गिराने जाएंगे, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि हम लोग के पास नहीं है, ये शायद अगर होगा भी तो हम लोगों को नहीं मिल रहा है, आप वोट करने जाइएगा, अगर होगा तो वहां से आपको दे दिया जाएगा, फिर आप वोट कीजिएगा। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। तो ये सब चीजें अभी निकल के आ रही है और आज हमने देखा कि हमारे जो समुदाय की आशा दीदी हैं, हमारे बीएलओ हैं, सेविका दीदी है, वो घर घर जाके पर्ची बांट रहे हैं। तो कुछ समय के लिए जब ऑनलाइन फॉर्मेट जमा किया गया तो थोड़ा चीजें शांत हो गई थी, लेकिन जैसे ही पर्ची बांटने वाला जो काम शुरू किया गया कि हाँ 6 तारीख को वोटिंग करना है, तो ये चीज अभी बहुत ही मन गंभीर बन गया है कि हम क्या करें, हम इसको कैसे माने कि मेरा नाम कट गया या फिर मेरा पर्ची नहीं मिल रहा। तो ये मेरे तरफ से इतना ही था। और जी, हेलो। मतलब समुदाय की कोई महिला भी रखेगी क्या बात? हाँ मैम, रखे थे समुदाय की महिला लेकिन वो नहीं जुड़ पाएंगी, उनका बेटा मोबाइल लेके चला गया, इसलिए वो नहीं अच्छा जुड़ पाएंगी। जी जी। अच्छा। और कोई लड़की हाँ वगैरह? हाँ, वो मौसम है। ओके, मैं आप लोग आगे बात कीजिए, मैं मौसम को कॉल करती हूँ कि वो जुड़ी हुई तो थी उस समय, देखे थे उसको, जो उन्होंने खुद वोटर आई कार्ड बना के और वो कैसा फील कर रही थी, वो चीजें बता रही थी कि मैं शेयर करूंगी। ओके, ओके। मैं कल को कॉल करती हूँ मैम, आप लोग इसको जारी रखिए। अच्छा। हाँ, धन्यवाद रीमा जी। आ, ये ये मुश्किलें सबको होती है, मर्द मर्द लोगों को भी होती है, लेकिन जो ये औरतों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमको ये इंफॉर्मेशन शेयर करना एक दूसरे से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। Sunita, हाँ, one thing I wanted to add, what she has brought out, which we hadn't taught earlier,
is this thing we thought na कि once the people come to know, like the fact that they aren't getting the पर्ची. हाँ So now पर्ची नहीं does not mean does it mean I don't have, I'm not on the list at all, or they just haven't given me that पर्ची to vote, right? हाँ And all that will come to the fore only when the voting happens and they go to the booth. The chaos then will be of another level. ओके या खूब अब हम सिस्टर डोरती और उनके कोलीग्स को सुनेंगे। उन्होंने आश्रय अभियान संगठन से का बात करेंगे। उन्होंने अर्बन एरियाज में गरीब लोगों के साथ, डिस्प्लेस्ड लोगों के साथ काम करते हैं। डोरती जी और आपके कोलीग्स। नमस्ते सबको। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग ने ये वेबिनार का आयोजन किया है। बहुत सारी बातें हुई जो हमायनी ने बहुत ही विस्तार तरह से रखी है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जुड़ना चाहती, लेकिन मैं मौका देना चाहती। मेरे साथ मेरे 3 साथी हैं, सरस्वती, रुक्मणी देवी और साहिन खातून। तो इन लोग अपना अनुभव रखेंगे। 2 लोग हमारे स्लम के हैं और सरस्वती हमारे ऑफिस का टीम मेंबर है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं। हम लोग ने सैंपल सर्वे किए कुछ कुछ स्लम्स में, और खुद इन्होंने जाकर चेक किए हैं। पता चला कि लोगों का नाम नहीं था। तो मैं अभी सरस्वती को आमंत्रित करेंगी, वो अपना बात रखेंगे। ये महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक तरह से हम लोग को भी खुशी है कि हमारे उम्मीदवार एक महिला है, यंग टैलेंटेड वुमन दिव्या गौतम। कल से भेंट किए तो थोड़ा उम्मीद है कि कहीं ना एक किरण, आशा की किरण नजर आ रहा है। थैंक यू। सरस्वती। नमस्कार सभी को। मैं सरस्वती देवी, आश्रय अभियान की सामाजिक कार्यकर्ता। जब हमें पता चला कि हमारे बिहार के 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया गया है और उनमें से 32 लाख महिलाओं का नाम, तो जब हम लोग को ये पता चला तो और अगले दिन हम लोग को ऐप के माध्यम से, जो हम लोग का शहरी स्लम बस्ती थे, उसमें कुछ लोगों का सर्वे की, तो और ऐप के माध्यम से मोबाइल से ही जांच कर पता चला कि 32-35 लोगों का नाम काटा गया है। और फिर जब इसके उपरांत हम लोग को जब नाम जोड़ने का फॉर्म संख्या 6 भरने के लिए नाम जोड़ने का जब हम लोग को मिला, तो हम लोगों ने बारी बारी से सभी लोगों का फॉर्म लगभग 2-2 बार भर के बीएलओ के यहाँ, और कुछ लोग ऑनलाइन करवाएं, तो हम लोग वो सब फॉर्म भर के जमा कर दिए। उसके बाद अभी भी हुआ है कि कुछ लोगों का नाम जुड़ा है और कुछ लोगों का नाम कटा हुआ है, जिसमें से कुछ पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, कुछ अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक लोग भी उनमें शामिल हैं, और ये पूरी तरह से सभी का नाम नहीं जुड़ पाया है। रुक्मणी देवी। नहीं, एक मिनट, सरस्वती देवी से पूछना है कि क्या बताया गया। आपने कुछ पूछा, जांच किया कि नाम सबके क्यों नहीं जुड़े, जिनके जुड़े नहीं क्यों नहीं जुड़े, क्या बताया आपको? अभी लिस्ट में कुछ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, अभी और कुछ लिस्ट देखनी बाकी है, जिसमें नाम जुड़ा है कि नहीं वो पता चल जाएगा। फाइनल लिस्ट अभी नहीं निकला। ओके, हम लोग आगे बढ़ सकते? यस प्लीज। या प्लीज। रुक्मणी जी। नमस्ते, हम सागडी मस्जिद से बोल रहे हैं, हज भवन के पीछे से। हम एक समाज सेवी है
लेकिन मैडम, उसमें जो लोग का नाम आया वो तो आया, तो हम लोग को जो जो डॉक्यूमेंट मांगा सब भर के दे दिए, लेकिन ओकर बावजूद भी बहुत के नाम अभी तक नहीं आया है। 2 लिस्ट तो हम चेक कर लिए हैं, कुछ लोग के आया है नाम। एक लिस्ट हमारा बूथ के 3 बूथ है, एक लिस्ट बाकी है। उसमें देखना है कि किसको छूट गया है। तो समय भी नहीं है मैडम जे हम उसमें वो लोग को जोड़े। समय रहेगा तभी न जोड़ सकते हैं। वो लोग कैसे वोट देगा? जो मर गया है बेलो के हम खुद कहें जी इस लोग ये लोग नाम के मर गया है, उसको वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, और जो जिंदा है उसको नाम ही नहीं आया है। क्या अब क्या कहे हम? कैसे होगा? नाम नहीं आया था। इसका अथी तो सुलेशन आप ही लोग बताइएगा। धन्यवाद। सन सन कुछ सवाल करना है रुक्मिणी जी से? Do we ask her now or later, Sunita? लेटर 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 Okay. अच्छा, सन रानी जी। नमस्ते, मेरा नाम सहानी खातून है, स्टैंड रोड चिड़ियाखाना 2 नंबर गेट से। और जो समस्या अभी रुक्मिणी दीदी बताई है वही समस्या जो है से हम लोग का भी सलम में है। पहचान पत्र बहुत ज्यादा ही लोगों का जो है से कटा हुआ है। अब उसमें वोट कैसे डलाएगा इसका तो निर्णय आप ही सब निकालिएगा। पूछा गया था बीएलओ से, कल फोन करके पूछे थे कि इसमें हम लोग का नाम नहीं आया है, बहुत जगह कटा हुआ है। तो बोला गया कि ठीक है, हम देख करके बताते हैं। हम बोले कि अब बताते हैं, टाइम नहीं रहा, बताते हैं, टाइम निकल जाएगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे। तो बोला कि इसमें तो फिर अब जोड़ने का भी कोई सर टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉरथी जी, आपका संगठन इसके बारे में कुछ कैंपेन लिया आपके इलाकों में, और किसी से जुड़े हुए हैं, और किसी और संगठन से उसके हम बारे लोग जुड़े हैं। हम्म बिहार में सीएसओ सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप है, बदलो बिहार। तो हम लोग बदलो उसके साथ बिहार। नेटवर्क है, बदलो उसको बिहार के साथ हम लोग जुड़े हैं। और अच्छा, इसमें उसे ये सुनेंगे हम। भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी, कमाईने के साथ भी योगेंद्र यादव जी आते, तो हम लोग उनके साथ भी जुड़े हैं। लेकिन शहर में काम करते हुए हम लोग ये महसूस किए हैं कि हम्म जब हम लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं, इतना मुश्किल था। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि गांव की क्या स्थिति हो सकती है, जो हम्म लोग को इतना जाना पड़ता है। या हम लोग के साथ स्लम के भी लोग, हमारी बहनें, हमारे कार्यकर्ता जाकर बीएलओ को पकड़ भी रहे। हम्म इतना भागदौड़ करने के बावजूद, दो हम्म दो तीन बार, तीन तीन बार फॉर्म नंबर 6 भरने के बावजूद लोगों का नाम नहीं आया। जो पिछला हम्म बार 2024 में वोट दिया, अभी उनका नाम नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक के लोग, महिलाओं के, दलितों का। तो ये मतलब एक ये स्ट्रेटेजिकली लोगों को नाम काटने का एक साजिश है। तो हम्म हमें ये लग रहा है कि अभी समय आ गया है महिलाओं को ये नेतृत्व करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इसको आयोजित किए। कमायनी जैसे एक हम लोग के साथ एक मतलब जटिल महिला है जो इसमें लगी है, तो वो हम लोग को इंस्पिरेशन भी देती है। और उनका जन सुनवाई होता तो उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे कि ये जैसे नेटवर्क हम लोग कर रहे हैं। अकेले तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग का कवरेज एरिया
कम से कम 25 सेटलमेंट्स में हम लोग हैं। उसके अलावा मजदूरों के साथ और फुटपाथ दुकानदारों के साथ भी हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का नाम कटा गया है, जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं निकला है। तो जैसा भी साथी लोग बता रहे लिस्ट निकलेगा तब क्या कर सकते हैं, हम लोग नाम भी नहीं जोड़ पाएंगे। तो यही हम लोग का मांग होगा कि कम से कम जो हमारा आधार कार्ड है, हमारा वोटर आईडी कार्ड, उसी के आधार पर हमको वोट देने दीजिए। ये तो दिखाता है हम नागरिक है ना। 2024 में हम नागरिक है, 1 साल में हम लोग बदल गए हैं। ये सवाल मतलब उठाना बहुत ही जरूरी है। राशन कार्ड भी तो है। हमको एक और सवाल पूछना था आप सबसे जी कि जी। आधार कार्ड और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, आ, कितने आधार कार्ड नहीं होने वाले कितने होंगे, आधार कार्ड भी नहीं होने वाले और जहां रेशन कार्ड? तक जहां तक हम लोग काम करे मैम, हम लोग ने वी हैव सबका आधार कार्ड हम लोग ने बनाया, हम्म सबका, जितने हम्म भी हम लोग के ऑपरेशनल एरिया है सबका आधार कार्ड है, सबका वोटर आईडी कार्ड भी लगभग है, राशन कार्ड भी सबका लगभग है। लेकिन सवाल है कि जैसा राशन कार्ड तो अगर 6 का है तो 2 को ही राशन मिल रहा, ये तो धांधली चल ही रहा बहुत दिनों से, इसके लिए आवाज भी उठा रहे, लेकिन इसका समस्या का ना निदान अब तक नहीं हुआ है। तो आधार कार्ड सबके पास है, क्योंकि अभी आजकल आधार कार्ड तो हम लोग ने इसके लिए मान्यता रखे थे, कोई भी काम के लिए आधार कार्ड, यहाँ तक कि बच्चों बच्चों का भी आधार कार्ड बना हुआ है, क्योंकि स्कूलों में भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग का मांग था कि अगर आधार कार्ड जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश है उसी के आधार पर सबको वोट देने दीजिएगा। नाम लिस्ट में नहीं तो नाम पे नाम हटाया 2024 का लिस्ट दे के, उसमें लोगों का नाम है, उसी आधार पर लोगों को वोट करने की का अधिकार होना चाहिए। हम्म पहचान पत्र साथ में रहते हुए पर भी वोटर से नाम हटाओ। हाँ देखो, पहचान मैं बोल रही, पहचान पत्र होने के पहचान पत्र मौजूद साथ में रहते हुए पर भी वोटर में नाम नहीं, वोटर लिस्ट में हाँ, वोटर लिस्ट नहीं है। में नाम नहीं। यही बात। पहचान पत्र है लेकिन वोटर में नाम नहीं। आधार कार्ड सेम आधार कार्ड पहचान पत्र से जुड़ा हुआ है लेकिन वोटर में नाम नहीं। धन्यवाद। ठीक है। और कुछ सवाल? कोई सवाल है तो आप ही ले लीजिए। और हाँ, कोई? क्या हमारा आग्रह होगा, अगर कमाई नहीं है तो हम लोग हाँ मांग करते रहे, योगेंद्र यादव जी के साथ भी हम लोग की बैठक हुई थी 2 सप्ताह पहले, वो हाँ। पटना आए थे। तो ये हम लोग का यही मांग होगा, जो फाइनल लिस्ट निकलता लोगों का नाम कटा गया है तो हम्म आधार कार्ड के आधार पर उन लोग को वोट देने का हम्म मांग कर सकते हैं हम लोग। राइट। हो सकता है कि हम्म अभी जो पार्टी अपोजिशन पार्टी से मिलकर, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जहां पर आरजेडी का वोट है या जो महागठबंधन का वोट है, उन लोग का नाम काटा गया है, तो ये भी एक साजिश है। हम्म हमारे Sunita, just one sec. Can we go back to Reema because she was going to get that young person to join? Let's see before we move ahead whether she's possible to join. Check with Reema, Akhtari and Reema. रीमा, आपके साथी आगे क्या जुड़ सकते हैं? नहीं आए हैं। नहीं आए दी। नहीं आए, अच्छा ठीक है। कामयानी, आपका एक आपको एक सवाल है, बाद में लेंगे तो ये हम लोग अरुंधति से। नमस्ते मैम। हाँ अच्छा। बहुत बहुत एक, धन्यवाद। मैं ये सोच रही हूँ सुनीता, मैं मैसेज कर रही हूँ, मतलब आई एम सेइंग कि जयमंती भी अपना बोल ले, बिकॉज जयमंती और हमारा कम से कम 2-3 जिला ओवरलैप करता है, हाँ और उसका जन जागरण शक्ति संगठन का अपना अनुभव भी है। मैंने ज्यादा बीजेए के भारत जोड़ो अभियान के स्तर पे अपनी बात रखी है। अच्छा। फिर सवाल उसके बाद ही ले तो ठीक होगा, वो बढ़िया सवाल है। मैं इसमें भी लिख रही हूँ, चैट बॉक्स में भी जवाब लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है। आई मेरा Sunita, I think we should take all questions later because they will come after या speakers. No, that's श्योर better. No श्योर questions now, I या request. श्योर श्योर श्योर। एक मंजुला has been listening on my phone on the phone call. Can we have जयमंती, आपको मंजुला के बाद बुला सकते हैं?
इज दैट ओके? आपको आपको समय है, टाइम है आपको? हाँ, मेरे पास समय। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है मंजुला, आप बोल। हाँ, ठीक है। मंजुला, आप बोल सकते हैं? धर्मेंद्र सुनना चाहते हैं? हेलो मंजुला, जी आप बोल सकते हैं? आपका हाँ, मैं बोल सकती हूँ। आप मंजुला जी एकता परिषद के साथ काम करते हैं? हाँ, आप शुरू कर लीजिए। बहुत सारे इलाकों में, जिले में काम करती हैं उन्होंने, पटना से लेकर गया, और नालंदा, और ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण। दे उन्होंने दलित आदिवासी का समुदाय से काम करती हैं। उनका अब हम उन्हों भी इन कैंपेन में जुड़ी है और काम कर रहे हैं। अब इनका सुनेंगे हम। मंजुला, उनका जूम नहीं था, इसलिए कॉल पे फोन बात करेंगे और शायद आप सुन पाएंगे। ठीक है, मंजुला जी बात कीजिए। आप सभी लोग को Sunita, we can't hear her. और अब कैन वो यू? जो Yes, yes. सर जो हाँ, जून के अंतिम सप्ताह में जिस तरह से सवाल आ गया कि सभी नागरिकों को अपना नागरिकता साबित करना होगा, चुनाव आयोग ने इस तरह बात को लेकर एक भागदौड़ की तरह मचा दिया बिहार में। तो इस तरह विशेष रूप से जो गहन परीक्षण के लिए मात्र 30 दिन का समय दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए यह कितना कठिन बात था। उस समय तो एक खेती का काम चल रहा था, जिसमें जो खेती जो है दलित आदिवासी का बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे तो आजीविका का जो है मुख्य साधन है। सब लोग उसमें रोपनी करने में बहुत ही व्यस्त समय होता है इस समय में। तो उस समय कितना मुश्किल हुआ होगा उन महिलाओं के साथ। आप लोग जानते हैं कि इनके पति जो होते हैं अधिकतर तो लोग पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। इसके साथ ये महिलाएं जो होती हैं, विशेष करके आदिवासी और ये पिछड़े होते हैं, जो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हम क्या कागज लेके जाएं और कहाँ जाएं, अपने से हम कहाँ जा सकते हैं बिना पति से बात करे हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था। और साथ में इसमें जो है महिला को या तो अपने माता या पिता का किसी में से जो है उनका जन्म स्थान या तो जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना है। और अधिकतर जो है ये महिलाएं या तो कम पढ़ी लिखी हैं या पढ़ी लिखी है ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा अपना। लोग फिर भी जितना भी अनंत फनन में हुआ कागजात जमा किए अपना, कुछ लोग जमा किए तो दोबारा रिटर्न आ गया। तो इस तरह को लेकर के जो है बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। इससे पहले तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग को भाई महागठबंधन के लिए काम करना, उसको जिताना है, तो इसके लिए गांव गांव अभियान चल रहा था। लेकिन अचानक ये सूचना आ जाने से बहुत दिक्कत हुई। लेकिन इस दिक्कत के बीच भी समान धर्मी विचारों वाले संगठन, जैसे हम लोग पीओसीएल के नेतृत्व में गए और उन लोग के साथ में हम लोग ने रोड मार्च में भी शामिल हो गए। ये 24 जुलाई को निकाला गया था, 24 जुलाई 2025 को। मतलब ये नागरिक मार्च किया गया जीपीओ गोलंबर से लेकर के उधर चुनाव आयोग तक का उधर हम लोग गए, आर ब्लॉक तक।
और अपना मांग किए कि इसको जो है समय अधिक दिया जाए या इस पर पुनर्विचार किया जाए। जो एक हफ्ता 1 महीना में जो है ये काम नहीं हो सकता है। जितना जल्दी हम लोग वहाँ संभव हो सका, लगभग 2-2.5 हजार की संख्या में जितना जानता हम लोग गए वहां पर अपना। फिर पुनः इन सारी चीजों को लेकर के अपना अपना जहाँ जो कार्य क्षेत्र है, दलित आदिवासी हम लोग का कुछ फोकस होकर के काम कराते हैं, जिसमें आदिवासी अधिकतर तो उधर बांका जिला में है, इधर जमुई में भी है, गया में कुछ कम मात्रा में होते हैं, चंपारण में भी काम है। बाकी जो दलित एरिया हो गया, पटना जिला का हो गया, उधर औरंगाबाद और भोजपुर, बक्सर, मतलब 10-15 जिला में लगभग हम लोग अपने स्तर से कैंपेन चलाए कि जितना जल्दी हो इन सारे को लेकर के भरने के लिए काम किया जाए। लेकिन फिर भी अभी हम लोग मतलब बात भी करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि दीदी हमारा वोटर आईडी आएगा कि नहीं। एक लोगों को सता रहा है कि इस तरह से हमारा नाम कट जाएगा, क्या होगा, एक तरह से अंदेशा ही है। तो कुछ लोगों को इसके लिए एक बार में संभव नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार इस तरह से भी प्रोसेस को करने पड़े अपना। और एक महिला को सच में अपना बाल बच्चा और वो घर में तो ठीक है, अकेले है, पति बाहर है, लेकिन बाल बच्चा के साथ उसके साथ जानवर भी है, सारी चीजों को देखना है। तो उनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। और एक बात ये भी आई थी कि 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में नाम जुटा था वो नाम नहीं कटेगा, तो उसमें कुछ आशा का किरण आया कि चलो इतना बात आएगी तो हमारा कुछ चीजें आएंगी। फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का ये भी बातें आई थी, जैसे को योगेंद्र यादव उन लोग के साथ मीटिंग हुआ था भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम के साथ, तो वोटर आईडी को भी उन्होंने ये दिए थे। और एक बात योगेंद्र यादव जी हम लोग को ये भी बताए कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो जिनका जो है नाम फॉर्म भरने के बावजूद उनका नहीं जुड़ पाया है, तो ऐसे छूटे हुए लोगों का आप लोग पुनः इनका दस्तावेज दे, ये करे। लेकिन उतना जल्दी में काम करना हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल बात थी अपना। तो अभी जब तक जो है वोटर लिस्ट नहीं आ जाती है, अभी तक बात हो रहा है भाई वोटर आईडी मिला नहीं मिला। कहीं कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिला, लेकिन बहुत सारे जगहों में वो सब लिस्ट जो है नहीं देख पाई है। तो ऐसे हमारी महिलाएं जो आदिवासी हो, दलित हो, वो लोग काफी पिछड़े अवस्था में है। अब अभी समय बताएगा कि अभी हम लोग का कैसे होगा, क्या होगा। तो इससे ज्यादा मैं बात नहीं रख सकती हूँ, लेकिन हम लोग अपना एक अभियान में लगे हुए हैं कि भाई जितना का भी वोटर लिस्ट में नाम हो, ये हो, वो निकल करके सारी महिला लोग वोट दे। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो है बूथ होता है वहां तक भी हम महिलाओं का पहुंच बने, इसके लिए हमें कोशिश करना है। लेकिन महिलाएं ये भी बोलते हैं ना दीदी उधर तो पुरुष लोग भी बैठते, हम लोग को जाने देगा दीदी। तो लेकिन फिर भी हम लोग आपस में बात है कि कैसे हम लोग बात करेंगे, कुछ पुरुष लोग से ही बोलेंगे तो पुरुष हो सकता है मदद भी करे। महिला तो ठीक है अगर काम होंगी, महिला नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह की चीजें चल रही है। तो अभी मैं अपना जानकारी के अनुसार मैं अभी इतना ही बात करूंगी। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये पहलू लाए हैं कि बहुत सारे मर्द माइग्रेशन या से बाहर चले हुए रहते हैं, खासकर दलित और आदिवासी समुदाय से।
और उस दौरान में और क्या क्या मुश्किल सामना करना पड़ता है वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आप जुड़ने के लिए, और तकलीफ था फिर भी आप जुड़े। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है। ठीक। आप जयमंती जी, आप बात करेंगे? हाँ, सभी को जय भीम जिंदाबाद। मैं जयमंती जन जागरण शक्ति संगठन से हूँ और विशेष ग्रहण प्रदर्शन जो है बिहार में जब आया 24 जून को, तो ये मौसम जो है बारिश का मौसम होता है और लोग तो मतलब अपने खेतों का भी काम देखते हैं, अपना घर खुद बचाव के लिए रहते हैं, पर फिर भी बिहार सरकार जो भी इलेक्शन कमीशन थे वो ये चीज को यहाँ पे लागू किए थे। और हम लोग का जो संगठन है कटिहार, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, ये चारों जिलों में खास करके दलित बहुजन समाज के साथ काम करते हैं और सभी मजदूर और छोटे किसान होते हैं। और इस इलाके में तो हर साल बाढ़ आना है और लोगों का जो एक साल का कमाया हुआ घर है जो बना और वो घर नहीं बचा पाते तो लोग कितने अपने कागज बना के रखेंगे, वो भी बहुत बड़ा सवाल था इस इलाके के लिए। और बिहार सरकार ने सभी के लिए पूरा कानून बनाए थे कि अ, जुलाई तक, 26 जुलाई तक जो है फॉर्म भर के जमा करना था और वो स्कूल में जो है बीएलओ को दिए थे और बीएलओ का काम वो दिए थे कि कागज हर घर में पहुंचाना है, उसके साथ रिसीविंग भी दे लेना था। बट ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि जब गांव में बीएलओ को काम देते हैं लोग, सरकार, तो वो एक व्यक्ति को देते हैं और उसके ऊपर 400-500 लोग रहते हैं और सबका नाम भरना, साइन कराना उसके बस की बात नहीं था। और सरकार लेकिन मानती है कि हमारे बीएलओ जो है बहुत अच्छे से काम कर कर पाते हैं। तो इसके चलते जो है हमारे इलाके में जहाँ पे हम लोग कुछ संगठित लोग हैं वहां पे भी घूसखोरी का प्रचलन चल रहा था। पहले तो लोग 8-9 कागजात मांग रहे थे जो कि आज से मतलब कि 30 साल पहले उस तरह से लोग पढ़े लिखे नहीं थे। सोचने की बात है कि पहला जो वो मांग रहे थे कि आप एक प्रूफ दीजिए कि सरकारी कर्मचारी या पब्लिक सेक्टर कंपनी में कर्मचारी हो, मतलब कि बिहार में कितना प्रतिशत शिक्षा है महिला और पुरुष दोनों के लिए, वो भी बहुत एक बड़ी बात थी जिसमें कि वो सरकारी कर्मचारी का एक कागज मांग रहे थे कि आपको इस 9 में से एक प्रूफ देना होगा। और खास करके बिहार में भूमिहीन भी है, बहुत ज्यादा भूमिहीन है। सरकार कभी 3 डिसमिल जमीन पब्लिक को उपलब्ध नहीं करा पाई, पर उनसे वो निवासी प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल ठीक से नहीं चलती है, एक डिलीवरी के लिए लोग जाते हैं तो वहां पे लोगों को घूस देना पड़ता है। और आज से 30 साल पहले किसके पास जन्म प्रमाण पत्र थे वो भी बहुत सोचने की ये था। और धीरे धीरे जब कामिनी दी और योगेंद्र यादव जैसे पूरी टीम ने जाके सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़े तो एक जो आधार लेके आए, मेरे ख्याल से अभी भी लगता है कि आधार पूरे लोगों के पास नहीं होगा, लगभग 2% के पास तो अभी भी नहीं होगा। जो घुमंतु होंगे या जो अपने गांव से बाहर रहते होंगे, किसी कारणवश उसके पास जमीन नहीं होगा, तो इस तरह से अभी भी 2% लोगों के पास तो मुझे लगता है कि आधार नहीं होना चाहिए है। क्योंकि हमारे गांव में ही खुद ऐसे 2 परिवार हैं जो अभी तक आधार ही नहीं बनाए, 3 परिवार। तो जब एक छोटा सा गांव में देखने को मिल रहा है कि उसके पास पूरा फैमिली, 5-7 फैमिली है, वो नहीं बना पाए हैं, तो बाकी जगह भी इस तरह का दिखते होंगे उनके पास। और
जब हम लोग ने घूम घूम के ये सर्वे कर रहे थे, लोगों के पास जाके हम पूछते थे कि आपके पास ये है, तो वो दिखाते थे कि मेरे पास जो है पहचान पत्र है, और मेरा नाम कैसे डिलीट हो गया मुझे ये पता नहीं है। लोगों के अंदर ये डर था, खासकर हम लोग जब मिल रहे थे तो पुरुष से मिल रहे थे, उसका नाम कटा था, मृत घोषित किया था। तो उसके अंदर बहुत डर था कि उनके नाम से जमीन है उनके, और बाकी चीज भी है, तो वो एकदम डरा सा महसूस कर रहे थे कि अगर मेरा आईडी मतलब कि जो मौलिक अधिकार है, वोट गिराना, वो नहीं है, नागरिकता नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास अगर जमीन भी है तो घुसपैठी मुझे बोलेगा कि तुम दूसरे देश से आके हमारे बगल में बस गए, क्योंकि यहाँ से अ, ये पश्चिम बंगाल जो है बगल में है, कटिहार जिला, अररिया, ये सब जो है, और बगल में नेपाल है। तो मेरे गांव का ही लोग वो बोल रहे थे कि मुझे भी घुसपैठी करके ये साबित कर सकता है कि हम, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है और मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो फिर उसका हम लोगों ने बिलो से मिलके नाम तो उसका पहले चरण में जुड़वा दिए। पर फिर अ, जब और अलग इलाका था, तो एक और किस्सा कि उस गांव में संगठन भी है, और फिर भी वहां के लोग इस तरह से दलाली कर रहे थे कि एक महिला को एक फॉर्म भरने के लिए 50 रुपया मांग रहे थे। फिर आप उसके साथ आधार कार्ड टू कॉपी कराइए, राशन कार्ड टू कॉपी कराइए, अगर नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आप उसको 200 से 250 रुपया दीजिए, तभी आपका नाम जुड़ाना पड़ेगा। और 2003 का जो लिस्ट वो मांग रहे थे, 2000 लिस्ट मांगना मतलब कि एक तो आप शादी करके 14, 15, 16 के बीच में अपने मायके छोड़ के ससुराल आ गए, आपको उस टाइम पता ही नहीं था कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, मम्मी माँ पापा का कागज लेके जाना था। अब आप जब आपको बोला जा रहा है कि आप ये कागज लाइए, तो एक तो आपको जाना होगा अपने ससुराल से मायके जाके, वो कागज, स्कूल का नाम ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको वहां पे अपने मायके में जाके मुखिया सरपंच जैसे लोगों से वंशावली या फिर एक पत्र बनवा के लाना पड़ रहा था। तो उनमें से हजारों रुपया का खर्च हुआ, जो बिहार में वो बहुत कीमती है। 1000 रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो महिलाओं का बहुत अफरा तफरी मचा। और पुरुष तो अक्सर पंजाब में रहते हैं, मतलब बाहर कमाते हैं, पंजाब में नहीं, मतलब पंजाब बाहर अलग अलग राज्य में कमाते हैं। वो अगर आएंगे तो दुर्गा पूजा और छठ के बीच में ही आएंगे, दुर्गा पूजा देखेंगे, छठ करके फिर वो बाहर चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में बहुत सारे पुरुषों को भी दिक्कत हुआ कि वो अपना काम छोड़ के वहां से घर आए, और फिर अपना फॉर्म भरने के लिए कोशिश किए, और वो भरे। तो कई चीज है कि अगर सरकार मतलब कि आंकड़ा निकालते भी हैं कि वोटर लिस्ट में कि 8 करोड़ लोग बिहार में वोटर हैं, और उसमें से 7.2 लोग अभी जुड़े हैं, फिर भी 65 लाख लोगों का नाम उड़ा हुआ है। तो ये बहुत मतलब कि जरूरी है कि बिहार जैसे जगह में, जहाँ पे महिलाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता है, हर चीज में महिलाओं को वंचित रखते हैं, और वंचित जैसे चीजों में भी उसका जो एक अम, वोट गिराने का अधिकार है, वो भी ये सरकार जो है हम हम लोग से छीन रहा है। और ऐसे समय में लागू किए कि जब लोग गांव में नहीं थे, और उस समय में सरकार अंधाधुंध मतलब कम ही समय बना के ये चीज को लागू कर दिए कि आपको ये फॉर्म भर के जमा करना है। तो चीजें जो है, अगर संगठन है, अलग अलग जगह संस्था है, तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए कि या राजनीतिक दल को
ये देना चाहिए कागज कि आप पहले से सुधारिए, और उसके बाद ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि 2024 में तो चुनाव हुआ था। 2024 में चुनाव हुआ, फिर 2000 जनवरी में ही उसका 7 न्यू लिस्ट बनाए थे। अभी भी सरकार जो ये पुनरीक्षण किए हैं उसको भी कच्ची कागज पे ही रखे हैं। तो चीजें लोगों को जो है सरकार या जो वोटर कमिश्नर है वो लोगों को सिर्फ उलझा के रखते हैं। वो आ, चारों तरफ से फंसा के लोगों को रखते हैं, और उसका मतलब कि क्या मानना है कि लोग को कितना पीछे ढकलना है वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और बात है कि बीएलओ बीएलओ भी बहुत जगह, जिसके साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, 6 बीएलओ था। और 6 बीएलओ के साथ जब हम लोग बात करना पड़ता तो सुबह शाम बात करना पड़ता था, कम से कम एक बार तो आपको उनसे साथ बात करना था। और उसका इस तरह से बात आती थी कि आप आके समझाइए लोगों को। वो आके अगर गांव में बोल देते थे कि आपको ये कागज जमा करना है, अगर उसका 2 दिन में नहीं हुआ तो वो डांट के बोलते थे कि आप जो है आप आके समझाइए, तभी ये लोग समझेंगे। गांव का लोग जो है गंवार होते हैं, मतलब कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास पैसा के कारण कागज नहीं ऊपर ये ला सके, या किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, तो आपको मतलब कि अफसर के द्वारा आपको एक तरह से गंवार भी कहा जाता है। तो कई चीजें मतलब कि इस एसआर के दौरान कई चीजें लोगों को दिक्कत पहुंचाए हैं। वो आर्थिक रूप से भी हुआ, मानसिक रूप से भी हुआ, शारीरिक रूप से हुआ कि कई बार उसको अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि 2003 में किसी और स्कूल में वोट गिराते थे, बहुत सारे लोग का मम्मी पापा डेथ कर गए। तो जब आधार आए तो धीरे धीरे वो चीजें सुलझी है, बट वही है कि 65 लाख लोगों का नाम जो कटा है, अभी भी हम लोग ये देख मतलब कि मेरे इधर तो 11 नवंबर को इलेक्शन है, अभी तो नहीं पर्ची बांटे गए हैं, बट अभी भी सबके मन में यही डर है, जिसका जिसका हम लोग फॉर्म भरे हैं। और गांव के लोग को भी ये डर है कि मेरा नाम तो नहीं कटा है, कुछ तो करके दिखा। अब ये पूछने आते हैं कि कुछ तो करके दिखा, कि अगर मेरा नाम है वहां तो हम कैसे जानेंगे कि वहां पे है। तो वही है कि सरकार तो वो बोलते हैं कि मोबाइल सबके पास स्मार्टफोन है, पर स्मार्टफोन में कितने मजदूर स्मार्टफोन चला सकते हैं? वो तो सिर्फ अपने लिए मतलब कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का व्हाट्सएप पर अपना वॉइस छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके पास ये थोड़ी ना ज्ञान है कि हम अपने मोबाइल में जाके वोटर लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं, या फिर हम किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो वो बिना पैसा से मेरा नाम नहीं देखेंगे। तो जो संगठन के साथी है तो उसको मदद मिल पाते हैं, पर बाकी जैसे लोग हैं जहाँ पे संगठन नहीं है, संस्था नहीं है, सिर्फ वो डिपेंड है कि मेरे पास बीलो आएंगे या कोई टीचर आके या फिर जीविका दीदी आके मुझे समझाएंगे कि आपका नाम है लिस्ट में। तो ये अभी भी चल रही है, क्योंकि 11 जब तक वोट नहीं गिराएंगे लोग, तब तक लोगों के दिल में तसल्ली नहीं होने वाला है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। और बिहार जैसे जगह में बहुत दिक्कतें लोगों को हुआ है, और आगे 11 तारीख के बाद ही पता चलेंगे। थैंक यू। हेलो। बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद। कौन हेलो बोल रहे? मैं ही थी, अब मुझे लगा आप लोग नहीं सुन रहे थे। नहीं, हम म्यूट करके बैठते हैं ना, नहीं, इस म्यूट अनम्यूट करने में टाइम लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयमंती। आप बहुत सारे मुद्दे उठाए। शायद लोगों को और भी सवाल होंगे। आप और दो स्पीकर्स है, उनके बाद शायद सवाल कर सकते हैं। शबनम जी, शबनम हाशमी जी, अ, 4 बजे से जुड़े हैं। आप 18 जिले में
20 जिले में शबनम जी के बारे में आप सबको पता है, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सीनियर एक्टिविस्ट है, बहुत शायद 40 साल के ऊपर से एक्टिविस्ट रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत सारे मुद्दों पे। उनका आप अनहद के फाउंडर है। आप दूसरे जनरेशन को दिए हैं अनहद को। और उन्होंने 20 जिलों में उन्होंने रिसेंटली क्या कर सकते, उन्होंने टूर करे और बहुत सारे गरीब महिलाओं से बात करे। और उनका क्या वहाँ से क्या मुद्दे आए हैं उनके बारे में उन्होंने शेयर करेंगे हमसे। शबनम जी, आपका। थैंक यू सुनीता। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने एसआईआर पे कुछ काम नहीं किया जिसकी बातचीत यहाँ हो रही है। और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था, क्योंकि जिन लोगों ने जमीन पे ये पूरी लड़ाई लड़ी है, लीगली भी और घर घर जाके फॉर्म भरवाने की भी, उसकी पूरी प्रोसेस को सुनना और समझना बहुत जरूरी था। मैं तो बिहार आई थी मेनली महिलाओं की समस्याओं को देखने के लिए, कि यहाँ रूरल जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें महिलाओं की क्या समस्याएं हैं। मैंने अभी तक 19 जिलों में गई हूँ और मेनली मोहल्ला मीटिंग्स की हैं औरतों के साथ। और उनसे और सिर्फ ये मैं नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 18 सितंबर को मैं आई थी पटना। उस वक्त एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें सारी संस्थाएं मौजूद थी महिलाओं की पटना में, और जितने भी जो गठबंधन के जो महिला विंग हैं वो भी उसमें शामिल थे, एपवाई एडवाई NFIW और राजद की महिला विंग और महिला कांग्रेस। और उस दिन ही हम लोगों ने ये फैसला किया था कि सारे बिहार में जाके और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हजारों औरतों से मुलाकात हुई है पिछले 1 महीने में। और जो मुद्दे जो आए हैं निकल के, जो बड़े मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा तो कर्जे का मुद्दा है। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो कर्जा दे रही हैं, और उसमें औरतें बिल्कुल जाल में फंसी हुई हैं इस वक्त। हाल इतने बुरे हैं कि घर छोड़ने पड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग। काफी, ऐसा नहीं कि एक दो, कई जगह सुनना पड़ा कि फलाने ने आत्महत्या कर ली और उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि जो हफ्ता लेने के लिए आता है, ये अ, ऐसा लोन नहीं है कि आपको महीने में लौटाना है या महीने में किस्त देनी है, हर हफ्ते किस्त देनी है। तो वो किस्त लेने जो आते हैं वो बेहूदगी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर किसी औरत के पास पैसा नहीं है 1 हफ्ता देने को, तो घर का सामान उठा ले जाते हैं, टीन उठा ले जाएंगे, छत पे से बकरी ले जाएंगे, रात रात भर घर बैठे रहते हैं। काफी गुंडागर्दी की। और ये एक नहीं, सभी जगह ये सुनने को मिला है कि ये हालात हैं औरतों के, और वो बिल्कुल बुरी तरह से लोन में डूबी हुई है। टोटल तकरीबन मैंने जो आंकड़ा देखा था, 1 करोड़ से ऊपर औरतें हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है, और वो मिलके 60,000 करोड़ होता है, जो किसी भी सरकार के लिए पूरा का पूरा माफ करना तो बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन हम एक इन सारी चीजों को मिला के एक मांग पत्र भी बना रहे हैं बिहार की महिलाओं की तरफ से। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा मेरे सामने आया वो करप्शन का है, घूसखोरी का। हर चीज में घूसखोरी है। मतलब बिहार और भी मैंने बहुत सारी स्टेट्स में काम किया है, करप्शन पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन इतना रैम्पेंट, इतना हर तरफ फैला हुआ अ, और कहीं मुझे नहीं दिखाई दिया। सैकड़ों औरतों ने हमें ऑन रिकॉर्ड कहा है कि राशन कार्ड बनाने के 3,000 रुपए लगते हैं, राशन कार्ड में नाम ऐड करने के 2,000 रुपए लगते हैं, आधार कार्ड के 5,000 रुपए लगते हैं, जन्म पत्री के 10,000 भी लग सकते हैं। इस तरह से हर चीज में, इंदिरा आवास है तो उसका उस पे टोटल अमाउंट पे 15-20 हजार रुपए देना ही पड़ता है। अगर वो नहीं दिया जाए तो अगली इंस्टॉलमेंट नहीं आती। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, मुझसे पहले जो वक्ता बोल रही थी वो भी जिक्र कर रही थी कि घूसखोरी है। तो एक गरीब औरत अगर उसको अपना
फॉर्म भरवाना होगा या उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी और किस तरह किया होगा। मेरा मानना है कि जिन इलाकों में मैं घूम के आई हूँ, सबसे गरीब इलाकों में, जिसमें दलितों के, महादलितों के टोले भी थे, मुसलमानों के, ओबीसीज के, सभी अपर कास्ट की भी थी, लेकिन गरीब महिलाएं सभी जगह। और लिटरेसी लेवल यहाँ का, साक्षरता का जो दर है वो काफी कम है औरतों के बीच में खास तौर से। तो उसमें कितने फॉर्म भर पाई होंगी। मुझको ये लगता है कि जिस दिन पर्चियां आनी शुरू होंगी इलेक्शन से 2 दिन, जो भी 4-5 दिन पहले जब आती हैं, तब पता चलेगा कि कितनी औरतें हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। उनको अभी जमीन पे नहीं मालूम है कि उनका नाम है कि नहीं है। इनफैक्ट बाकी परेशानियां इतनी बड़ी हैं जिंदगी की, रोजमर्रा जिंदगी की, खाने की और जिंदा रहने की जो परेशानी है, उसमें शायद बहुत सारी औरतों ने, क्योंकि मुझसे किसी ने 2-3 को छोड़ के किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया, अपने वोटर आईडी होने का या ना होने का, वोटर लिस्ट में नाम होने का या ना होने का। जहां जहां मैं गई, मैं तो सारा तो नहीं घूमी हूँ बिहार, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, जो विडो पेंशन है वो नहीं मिल रही है, बहुतों के कार्ड नहीं बने हैं, और मिलती भी है तो जाहिर है कि 1100 रुपए में, वो अलग मसला है कि 1100 रुपए में क्या होता है। स्कूलों के हाल बुरे हैं, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट बिहार में है। वो तो मैंने आंकड़ों में देखा कि पहली से और 8वीं तक सबसे ज्यादा जो स्कूल ड्रॉप आउट है वो बिहार में है इस वक्त। तो हालात बहुत खराब हैं, और औरतों के अ, हालात तो मुझे बहुत ही बुरे लगे। अ, मैंने थोड़ा सा काम 2008 के बाद, जब कोसी में बाढ़ आई थी, तो पूर्णिया और अररिया में किया था, और उस वक्त भी काफी टाइम गांव में मैं लगाती थी, लेकिन उस वक्त इतनी बदहाली नहीं देखी थी, तो जो आज की तारीख में ग्रामीण बिहार में जो बदहाली दिख रही है और जो औरतों की स्थिति दिख रही है, बहुत ज्यादा तो मैंने किसी से, मतलब औरतों से ही इंटरेक्ट किया है। और एक ग्रुप के साथ घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक हम लोग लगाते हैं संयुक्त महिला अभियान में, जो भी जा पा रहा है। तो हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ये भी है कि जो टीवी पे और अखबारों में जो दिखाया जाता है कि इतनी विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं जो लाई गई हैं, जिनकी वजह से सारी औरतें जो हैं वो नीतीश जी को वोट देती हैं और जिताती हैं। हो सकता है कि पहले ऐसा रहा हो, लेकिन आज के पिछले 1 1.5 1 सवा महीने जो मैं ऑलमोस्ट रोज ही जा रही हूँ कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि गरीब औरत कम से कम आज उनके साथ है। वो बहुत स्ट्रांगली बदलाव चाहती है। उसकी उसकी जो सबसे बड़ी डिमांड्स हैं, अ, वो यही है कि रोजगार मिले, उसको भी रोजगार मिले। कितनी महिलाओं ने कहा हमारी गांव में फैक्ट्री लगवा दीजिए, हम काम करेंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को यहाँ काम मिले, हम चाहते हैं कि हमारे पति और बेटे पलायन ना करें, वो यहीं रहे। उनके पलायन करने से औरतों के ऊपर बोझ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि घर भी देखना है उन्हें, बच्चे भी देखने हैं, उनको बूढ़े माँ बाप को भी देखना है, सास ससुर को, उनको खेती का भी, जो भी अगर किसी के पास जमीन है तो वो भी देखना है। तो कई गुना ज्यादा काम उनके कंधों पे पड़ गया है, तो उससे भी जाहिर है कि बेहद परेशान है। एक चीज जो मुझे बिहार में, जो मैं कहूंगी मुझे उम्मीद थी, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली मैंने गुजरात में और राज्यों में काम किया है, वहां की तरह का जो बहुत ज्यादा कट्टरपन और सांप्रदायिक जो सोच है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ सांप्रदायिकता जड़ें नहीं आ रही हैं उसकी, या बीज नहीं बोए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह के कंपैरिजन में बहुत बेहतर हालात लगे। एक तो ये कि चाहे वो हिंदू कट्टर हो या मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हो, कट्टर सोच के लोग हो, कम से कम कल्चरली वो अलग नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। कुछ इलाके जरूर हैं, जैसे अररिया में मुझे लगा कि ज्यादा मुस्लिम का जो पूरा एक औरतों के ऊपर जो पकड़ होती है वो थोड़ी उन इलाकों में ज्यादा दिखी, लेकिन ज्यादातर जगह पे आप औरत को देख के ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू औरत है या मुस्लिम औरत है। वो भी साड़ी पहनती है, वो भी बिंदी लगाती है, बल्कि वो भी सिंदूर भी लगाती है बहुत इलाकों में।
तो कल्चरली अभी जो इस इलाके की, यहाँ की जो भी डाइवर्स कल्चर है, जो एक प्लूरलिज्म है, वो अभी एज कंपेयर टू अदर एरियाज यहाँ पे अभी मेंटेन्ड है। कितने दिन रहेगा तो नहीं कह सकते। यही है मेरा छोटा सा अनुभव। एसआईआर पे मैंने कुछ काम किया नहीं है, नहीं तो उसके बारे में मैं बोल नहीं सकती। बट आई एम रियली थैंकफुल टू कमाइनी, टू राधिका एंड जितनी भी औरतों ने बताया कि किस तरह जमीन पे स्ट्रगल करके, क्योंकि इस पूरे 1 घंटे में मैंने बहुत कुछ सीख लिया एसआईआर के बारे में, जिसमें मैं खुद कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी। तो उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। आप एक दिन के नोटिस से जुड़े हैं और आप में आपने जो देखा हमसे शेयर करे, ये और आंदोलन की बात है कि बहुत सारे औरतों को ये फुर्सत भी नहीं है कि हम वोट गया या आया उसके बारे में पता करने के लिए भी उनको जीवन ऐसा है। वो और अंदर देने वाली चीज है। अब मैं रूपेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना बात रखिए। रूपेश जी इज रूपेश इज बदलो 25 कैंपेन से है। बदलो बिहार। बदलो बिहार कैंपेन से है। और इन जो जो भी आए हैं बहुत कैंपेन से अलग से संगठन से जुड़े हुए हैं। और इस कैंपेन में जो आप मुद्दे रखे हैं, कैसे कैंपेन किए हैं, और आपने जो स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल, स्पेशली औरतें और अदर माइनॉरिटीज को का एक्सक्लूजन कैसे देखे हैं, उसके बारे में आप हमको बताएंगे। जी, सबको नमस्ते, जिंदाबाद। मेरी आवाज तो आ रही होगी? हाँ हाँ, आए। जी। ऐसे बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में जो बात लोगों ने रखा है, बातें तो उस तरह की ही है। लेकिन अगर जैसे ही अगर हम बोले कि एसआईआर आया था तो हम लोगों ने उसके बाद, जैसा कमायनी ने बताया होगा, चूंकि हम शुरू में जुड़े नहीं थे, कि पीआईएल 11 पीआईएल हुए हैं, जिसमें से एक पीआईएल हमने भी उसमें किया है। उसके परिणाम में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया है वो ऐसा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से हम लोगों को फंसा कर रखा इतने दिनों तक, और उससे थोड़ा सा मॉनिटरिंग जरूर हो पाया। कुछ पार्टिसिपेशन बढ़े, कुछ ज्यादा नाम कटने वाला था तो कम नामों का कटा, लेकिन इसका हल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दे पाया, क्योंकि हम लोगों का पीआईएल मुख्य रूप से तो था कि नो एसआईआर। तो ये परिस्थितियां रही जो भी है। अभी अगर आप देखें तो लगभग 20% लोगों का नाम इस बार वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, जो नहीं है। जिसमें से अगर आप बोले तो 7% महिलाओं का नाम कटा है, जो पहले से 2003 में था उससे, उसके हिसाब से 7%। उसी तरह से पुरुषों का नाम अगर आप देखेंगे तो लगभग 4% के करीब पुरुषों का नाम कटा है। और ये ज्यादातर इसमें से माइग्रेंट हैं, लेकिन जो यहाँ पर हैं, यहाँ है, वो भी संख्या है। इसका सही सही आकलन कर पाना मुश्किल है कि वो सब कितने प्रतिशत माइग्रेंट उसमें हैं। लेकिन ये दोनों तरह के लोग हैं, जो यहाँ जो बातें आ रही थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी, और जो बाहर चले गए उनका भी, दोनों तरह के नाम ऐसे हैं। जब अगर हम देखें कि मुस्लिम इलाकों में, दलित बस्तियों में, अगर आप बिहार के बॉर्डर इलाके में देखें तो वहाँ उन इलाकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित दोनों का नाम उन इलाकों में भी कटा है, जिसके बारे में जानकारी मिली होगी। और फिर ये बात है कि
रुपेश, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कट गया। चूंकि शादी विवाह का जो मसला है नेपाल के साथ, उस कारण से उसको कहा जा सकता है। लेकिन रुपेश जरा ये दोबारा बताएंगे, थोड़ी देर के लिए आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, ये बॉर्डर इलाकों के में जो नाम कटा है लोगों का, उसके बारे में जिस तरीके से पहले से प्रचार आ रहा था कि बांग्लादेशी और नेपाल के लोगों का बड़ी संख्या में भारत में मतदाता सूची में नाम है, ऐसे चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रमाण के साथ कोई ऐसा बात नहीं आ पाया है। लेकिन जिनका नाम कटा है वो हम लोग ने सर्वे जो किया वो देखा कि जिनकी शादियां वहाँ हो गई है, नेपाल के इलाके में हुई है और वो भारत में रह रही हैं, ऐसे लोगों का नाम उन्होंने काट दिया है। ये प्रमाण हम लोगों को क्षेत्र में मिला है, खास करके मधुबनी, चंपारण इन इलाकों में हम लोगों को ऐसा मिला। तो सीतामढ़ी, तो ऐसा एक मिला है। लेकिन वो उनके आधे परिवार इधर ही रहते हैं, पहले से रह रहे हैं, और वो वहां भी उनके फैमिली, जैसे एक भाई यहाँ रहता है इंडिया में और एक भाई नेपाल में रह रहे हैं, तो वो जब बॉर्डर के इलाके में जो जमीन का मसला होता है, आप जानते हैं इस तरह की चीजों को, तो उसके कारण उनका नाम कट गया है। लेकिन दरअसल वो भारतीय ही है। तो ये परिस्थितियां उसमें रही है। जो जहां तक आधार की जो बात हुई है, सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने तो इसे कह दिया कि आधार को जारी रखना है, लेकिन इसके बावजूद ये सब मन मर्जी के ऊपर हुआ है। क्योंकि किसी क्षेत्र में कहीं बीएलओ ने उसको डॉक्यूमेंट के रूप में मान करके प्रमोट कर दिया, कह दिया कि इसका हो गया, और कहीं किसी इलाके में नहीं किया। तो ये दोनों तरह की परिस्थितियां रही है, एक रूपता पूरे बिहार में नहीं रही है। क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने लगभग 4 बार सर्वे किया है और उन सर्वे में ये सब परिस्थितियां आई है। मैं जल्दी जल्दी में कुछ बातें रख रहा हूँ, तो ये सारी चीजें उसमें उभर करके आई है। अगर हम यूथ के बारे में बोलें तो यूथ में भी लगभग 10% यूथ का नाम इस बार वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, जिनका नाम इस बार नहीं आ पाया है। तो ये परिस्थितियां हैं। हम लोगों ने लगभग संगठन और कैंपेन मिल के बदलो बिहार 2025 बनाया है। इसमें से एक हमने ये किया कि हर कंस्टिट्यूंसी में 122 कंस्टिट्यूंसी में 40-40 स्वयंसेवकों की हमने ट्रेनिंग की, और उस 40 के बाद हमारा ये अपील था लोगों से कि 3 घंटा आप दीजिए। तो इसके कारण लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करने के लिए लोग वहां तक पहुंच पाए। हम लोगों ने कॉल सेंटर इसके लिए चलाया, और तो इस तरह से प्रयास हम लोगों ने की है। और अलग से फिर सोशल मीडिया ग्रुप भी बना के रखा है, और अलग से फिर अभी एक टोल फ्री नंबर हम लोगों ने, अभी मैंने में डाला है, एक टोल फ्री नंबर हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इलेक्शन के 3 दिन 4 दिन पहले से वो काम करेगा। जहाँ की जिसको भी बूथ खोजने में नाम नहीं मिल रहा है, इस तरह की कोई शिकायत है, तो उसके लिए वो वहां से कॉल करके उनको कॉल करेंगे तो उनको उसका जवाब मिल जाएगा, या सुनिश्चित वोटर लिस्ट में कहाँ पर नाम है, या फिर उनका बूथ कहाँ है। क्योंकि ये बदलाव भी हुआ है इस बार, बूथों की संख्या, बूथ का नंबर बदला है लोगों का, और लिस्ट में क्रम संख्या बदला है। तो ये इससे भी लोगों को परेशानी होगी, तो इसलिए ये चीजें हम लोगों ने शुरू की है। तो कुल मिलाकर अगर हम बोले तो ये एक परिस्थितियां हैं, और हमारे पास हम लोग पूरे बिहार में 122 कंस्टिट्यूंसी ज्यादा सेंसिटिव होके हर कंस्टिट्यूंसी में लगभग 40 से 60 बूथ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो एकदम उस पे इंटेंसिव, बाकी इलाके में जो संपर्क है उस संपर्क के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन वहाँ बूथ लेवल काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक संक्षिप्त कहें कि एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। अभी चूंकि मैं चेन्नई में आया हुआ हूँ, ये इधर एसआईआर होना है, तो एक दिन के लिए इन लोगों ने मीटिंग में बुलाया था, तो वो नेशनल कॉन्क्लेव एक हो रहा है, तो मैं उसमें शामिल हूँ, यहीं से मैं ये बातचीत कर रहा हूँ। तो नहीं करते हुए बस मैं इतनी बात कर रहा हूँ। शुक्रिया।
धन्यवाद रूपेश जी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन कोई और पूछेंगे तो बाद में मैं भी करूंगी कि ये सवाल है तो पूछिए। हमको 10 मिनट का टाइम है। मेरा एक सवाल है रूपेश जी, और जो भी है आप बताइए कि वोटर लिस्ट से नाम छूटना एक है, एक समस्या है। लेकिन जो ये छूटने से नागरिक नागरिक सिटीजन स्टेटस को जो लिंक कर रहे हैं, उसके बारे में आ, 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 क्या सोच है? क्या कुछ कुछ चर्चा है, कुछ प्रॉब्लम है? जयमंती जी ने बताया कि है, लोगों में डर है कि ये वोटर लिस्ट में नाम निकालने का, और हाँ, उनका इंडियन होने का स्टेटस से जुड़ना, उसके बारे में कैसा डिस्कशन, और कैसा आप कैसा सोच रहे हैं? आप कैसे लोगों को समझाए, और लोगों में है क्या डर, आप उनसे कैसा बात करें, उसके बारे में शेयर करेंगे। लोगों को एक तो ये रहा है कि अगर मेरा वोटर, क्योंकि वोटर आईडी को आधार से लिंक किया गया था, तो इसके कारण लोगों और हर योजना में आधार मांगा जा रहा था। तो उनको लग रहा था कि आधार जो है अब अमान्य हो जाएगा हमारा, तो शायद आधार अमान्य होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, और इससे हमको जो लाभ मिल रहा है वो मेरा लाभ नहीं मिल पाएगा, जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये लोगों में डर रहा, भय है। अभी धीरे धीरे ये बढ़ा है। पहले जैसे जैसे ये अवेयरनेस हुआ, शुरू के दौर में उनको पता समझ ही में नहीं आ रहा था कि एसआईआर क्या है। लेकिन जैसे जैसे ये पूरा प्रचार हुआ, वो ये वोटर अधिकार यात्रा निकली और ये सब जो हुआ, तो इन सब चीजों से और ज्यादा अवेयरनेस बना, और लोगों में अब ये बात हो गई। क्योंकि पहले महिलाएं तो सोच ही नहीं रही थी कि हम, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा वोट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नहीं भी जाते हैं वोट देने, ये पहले सोच रही थी महिलाएं कि नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि शुरू में बात आई होगी कि उसके हस्बैंड सब डिसाइड करते हैं, तो हस्बैंड के पास सब रहता है, या वो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह की बातें रही। तो एक तो ये, दूसरा ये आया कि जब मेरा हमको वेलफेयर स्कीम नहीं मिलेगा, तो फिर ये जो पॉवर्टी लाइन की बात कही जाती है वो भी सरकार के सामने ये रहेगा कि फिर वो जिम्मेवार नहीं होंगे। और जब ये दोनों चीजें होंगी, तो आसाम में जो बातें हुई है उस तरह से लोगों के मन में एक भय धीरे धीरे ये बन रहा है। मतलब अभी ये अनुत्तरित सवाल है, लेकिन ये सवाल बन रहे हैं कि इससे आने वाले समय में कहीं हमारे लिए ये एक परेशानी न हो जाए। तो ये धीरे धीरे ये सवाल बन रहा है। इसलिए ये देखेंगे कि जिस समुदायों में ये नहीं था, उसमें से सबसे ज्यादा अगर सेंसिटिव थे तो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा। और इसलिए उसने सबसे ज्यादा, अगर कोई कागज पत्तर बनाने में अगर कोई सबसे ज्यादा दौड़ा है तो वो समुदाय बना। और सबसे ज्यादा इस बार अगर किसी ने कागज बनाया है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाया है। तो ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये परिस्थितियां हैं है। और ये अभी अनुत्तरित प्रश्न है, लेकिन ये उस ओर जाता है, चूंकि जो आसाम का अनुभव है हम लोगों के पास। धन्यवाद रूपेश जी। बाय।
Radhika, Albertina, any questions? I put my question in the chat box. हाँ, ओके, तो मैं पढ़ूंगी। ये फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजी है क्या? कोई क्या बिहार की अलग अलग इलाकों में कोई ग्रुप्स है वो कुछ सर्वे, कुछ रैंडम सर्वे करके कि पता करे कि क्यों, एक दो सवाल पता करे कि जो लोगों के पास है पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो उनको क्यों लिस्ट में नहीं डाला गया, और जो जिनके पास नहीं है, हाँ जिनके पास है जिनके पास नहीं है दोनों को लिस्ट में क्यों और कैसे शामिल नहीं किया गया? जी, इस संदर्भ में अभी भी ये जो काम चल रहा था तो कुछ हम लोग का ग्रुप तो काम कर रहा है और कुछ और भी ग्रुप काम कर रहे हैं और जमा करा है। जो फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उनको अभी लोग तो ये किए हैं, लेकिन यह श्योर नहीं किया जा सकता है कि उनका अभी, चूंकि 6 तारीख को चुनाव है और उनका ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये सब डिपेंड कर रहा है इलेक्शन कमीशन पे। अब तो ये जमा किया गया है, बीएलओ को दिया जा रहा है, तो इस तरह के ग्रुप कर रहे हैं अलग अलग। जो पूरा स्वाभाविक है कि पूरे बिहार में उस तरह के वॉलंटियर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतने बड़ा पैमाना है, आप समझ सकते हैं, तो इतने बड़े जगह पर होना। लेकिन ये कहीं कहीं ये चीजें हो रही है, अलग अलग ग्रुप है, वो लोग भी छोटे छोटे स्तर पे इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो ये है। I had a question. मुझे ये प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिनके नाम निकाले गए हैं उनको लीगल हेल्प दी जाए ताकि वो अपने इंक्लूजन के लिए मांग कर सकते हैं। तो इस किस लेवल तक, किस हद तक ये हुआ है? ये एकदम नहीं हुआ है। आई थिंक 3.5 लाख ये काम एकदम नहीं हुआ है क्योंकि उनको लीगल हेल्प नहीं मिला है, एकदम नहीं हुआ है ये काम। तो इस आधार पे कुछ सुप्रीम कोर्ट को हम रोक लगा सकते हैं? 3.5 लाख लोगों को जो एज पर एक्ट है उनका समाधान होना चाहिए, क्यों निकाला गया उस पर एक डिसीजन लेना चाहिए ईसी ने, उसी के बाद तो इलेक्शन हो सकता है। तो इससे कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलने की संभावना? अभी तो मुझे लग रहा है कि संभावना कम हो गई क्योंकि अब इलेक्शन 6 तारीख को है और सुप्रीम कोर्ट अब देख ही रहे हैं आपके लगातार इस जो बात आप बता रही हैं वो बात उनको कहा गया, उनको लिस्ट भी दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लीगल हेल्प लीजिए, लेकिन लीगल हेल्प तो नहीं मिल रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको टाल रही है एक लंबा डेट दे देकर। नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट ये विषय था, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती, इतने प्रमाण दिए गए, योगेंद्र यादव जी तो मुर्दों को खड़ा कर दिया उनके सामने, तो सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था कि ऐसे स्थिति में कि जब मुर्दे को जिंदा कर दिया गया है यहाँ, तो ऐसे परिस्थिति में उसको रोक लगाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मूड में नहीं है, वो सिर्फ इसको आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये अभी हम लोगों ने जो देखा है उसमें ये पाया गया, एक हमारे ही वॉलेंटियर है, उनके घर में 25 लोगों का नाम घुसा डाल दिया है। एक और मैनिपुलेशन चल रहा है इसमें, ये जो नाम बढ़े हैं, जो दिख रहा है कि नाम ज्यादा कट गया और उसमें कुछ बढ़ने से घट गया, वही वो नहीं है। यहाँ पर हुआ ये है कि हर डीडीसी को, जहां पर उनके लिए इम्पोर्टेंट विधानसभा है, जहां गड़बड़ थोड़ा लग रहा है कि हमारा गड़बड़, वहां पर उन्होंने क्या किया कि डीडीसी के माध्यम से उन्होंने हर सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर के माध्यम से बीएलओ को उन्होंने कहा
कि 5-5 नाम तुम इसमें जोड़ो। तो उनको ऐसे ही नाम दे दिया है लिख करके, 5 नाम, और वो 5 नाम को उसने कहा कि इसको तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये बात हम लोगों को सुपरवाइजर ने कहा कि ऐसा हम लोग जोड़ रहे हैं, और वो प्रमाण हम लोगों को मिला कि बूथों पर एक जगह 125 लोगों के नाम है। पटना जैसे शहर में मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो हम लोगों को मिला है, वो 5 ऐसे घर मिले हैं जहाँ 25-20 वोटर एक घर में उस इलाके के हैं भी नहीं, उनका नाम है उसमें। सुप्रीम कोर्ट लिख के दिया गया है चुनाव आयोग को, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं कर रही है। तो ये अभी का जो परिस्थिति है उसमें ये कहें कि आगे के लिए बिहार तो इस चीज को झेल लिया और इसमें चुनाव में जा रहा है, लेकिन पूरे देश में जो होने वाला है इसके लिए कोर्ट में नहीं जाकर बल्कि सड़क पे जब तक लोग निकलेंगे नहीं, तब तक शायद इसका हल या समाधान नहीं हो पाएगा। धन्यवाद रूपेश जी। हाँ। और अल्बर्टिना ने एक ये डाला है, सवाल डाला है कि सवाल सुझाव कि शायद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से वो कर सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि लीगल एड, लेकिन या ठीक है। सी द पॉइंट, ये प्रॉब्लम ये हो चुका है कि एज ये सब जब कार्यकर्ता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ मांगा था वो दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया। और जो बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट की सुन रहे हैं कि एसआईआर होना जरूरी है, ये कैसे आसान करवा दिया जाए मैक्सिमम लोगों के लिए, सिर्फ वो सोच रहे हैं। उसको रुकवा के कॉन्स्टिट्यूशनली ये जायज है कि नहीं, ये जो तुमने बताया था कि भाई प्रूफ बताना था सुप्रीम को, ईसी को, वो अभी सिटीजन पे डाला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ऐसे जब बोल रहे हैं, पीआईएल बोल रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उस प्रश्न पे लक्ष्य नहीं दे रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, अलग अलग दूसरी चीजें पे बात कर रहे हैं, और जो इसी बोल रहा है उसी को सुन रहे हैं। तो वहां से तो कुछ होने की संभावना ही नहीं है, जैसे रुपेश और दूसरे लोगों ने कहा। जो भी यहाँ मौजूद है, सबको, दोरती जी को, अख्तरी जी को, रूपेश जी को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बात रखने के लिए बिजी शेड्यूल में समय निकाल के ये चर्चा में शामिल होने के, जुड़ने के लिए। ये हम दूसरों से भी शेयर करेंगे कि हमारे ग्रुप में और एनएपीएम के ग्रुप में और दूसरे लोगों से भी जुड़ेंगे, शेयर करेंगे ये सेशन पूरा, कि क्योंकि सबको ये आने वाला है, और खासकर महिलाओं को ये दिक्कतें ज़्यादा होने की संभावना है। सबको फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। we'll close the सुनीता, session मुझे now. एक कुछ कहना है, नहीं, एक बात मुझे कहनी है कि हाँ। ये सेशन में जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम औरतों को, कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको सुनेंगे, ये बात हो गई है। बड़ी बुलंद आवाज थी औरतों की, ऑर्गेनाइजर्स की, कि उन्होंने इस मुद्दे को किस तरह से लड़ाई की है, किस तरह से हल किया है, बहुत लोगों का, औरतों का और मर्दों का और फैमिलीज का, ये जो प्रॉब्लम्स आए थे एसआईआर से, उनकी सोच और उनका कार्य जो हुआ है वो हम सबको दिखाई दिया है, और इसीलिए उनसे शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आके हमें ये सब बताया, अपनी आवाज से बताया। शुक्रिया। we'll close the session now. Thank you. Okay, thank you. Bye bye.
थैंक्स वेरी मच। बाय सुनीता।